हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी। क्या हाल चाल बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, त्योहार जो है वो अपकमिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, बट जेएनवी की तैयारी भी साथ साथ करनी है, इसलिए आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं गेस्ट पेपर, जो कि आज है पार्ट नंबर 13। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल साइंस का सेगमेंट और करते हैं कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, आप सबको पता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक जाते हैं आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस। तो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66? Which of the following practices is an example of sustainable agriculture? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सतत कृषि का उदाहरण है ना? सतत कृषि हम सबको पता है, कौन सा ऐसा है कि सस्टेन करेगी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड को। तो बच्चों सबसे पहला है एक्सेसिव पेस्टिसाइड का यूज, हम ज्यादा कीटनाशक को यूज कर लें, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, वनों की कटाई या फिर अति चराई ओवर ग्रेजिंग। तो बच्चों अगर मैं इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखती हूँ ना, तो सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है कि क्रॉप रोटेशन जो है वो शायद हेल्प करेगा सबसे ज्यादा सतत कृषि में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम एक्साइटेड हैं इस गेस्ट पेपर को कराने के लिए। तो बच्चों हमें पता है क्रॉप रोटेशन में फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूं, तो सबसे पहले मैं अपनी फील्ड में वीट ग्रो कर सकती हूँ। अब वीट के बाद जो मेरी सॉइल है उसमें से जो हमारा नाइट्रोजन कंटेंट है बच्चों, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ क्रॉप को रोटेट करते हुए मैं कोई भी लेग्यूम प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फलीदार पौधे को ग्रो कर सकती हूँ। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को, तो ये हो सकता है पी प्लांट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। बहुत ही लेमन स्क्वीजी सा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कौन सा नियम कहता है कि भाई आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के इक्वल है? कोई ऐसा लॉ है जो ये कहता हो? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर बताना। स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन्स लॉ या फिर ओम्स लॉ? स्नेल के नियम, परावर्तन के नियम, न्यूटन के नियम और ओम के नियम। तो अगर मैं बात भी करती हूँ ना, जेएनयू जो है ना थोड़ा सा टिकड़ा टिकड़ा है। ठीक है, मतलब क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कंफ्यूज होने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अभी तो स्नेल का नियम पढ़ा ही नहीं है ना, न्यूटन के थोड़े बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ओम का नियम भी नहीं पढ़ा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा परावर्तन का नियम, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। बेटा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? आप सब लोग हेडलाइट देखते हो व्हीकल्स की, घर में कार होगी है ना, क्या होगा, और मोटरसाइकिल होगी, उन सब की जो हेडलाइट्स होती हैं बच्चों, उनमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बात करनी है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर नन? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई भी नहीं? ऐसा लिखा होता है ना मिरर्स पे जो हेडलाइट्स होती हैं। लाइक एक तो आपका रियर व्यू वाला मिरर होता है जिसमें से हम पीछे के लोगों को देखते हैं कि कोई हमारे पास आके ठोक तो नहीं रहा हमारी गाड़ी को। एक होता है हेडलाइट का। ठीक है, तो जो हमारा हेडलाइट का होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा और मुझे भी पता है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, हेडलाइट में जो मिरर यूज होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। बेटा ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली? निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वाभाविक रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? सिंपल सी बात है यार, फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम क्या बढ़ा सकते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम भाई दो तरीके की चीजों को यूज करते हैं। सबसे पहला है मेन्योर और दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजर। तो एक्सेसिव यूज अगर हम फर्टिलाइजर का करते हैं तो हमारी सॉइल खराब होती है, सॉइल की इनफर्टिलिटी होती है। ऑप्शन देखते हैं, क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर का एडिशन, मल्चिंग या फिर इरिगेशन। फसल चक्र, उर्वरक को मिलाना, मल्चिंग या फिर सिंचाई। तो सिंचाई तो पानी के लिए है, सिंपल सी बात है, ये नहीं होगा। मल्चिंग भी नहीं होगा, ना ही फसल चक्र होगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, मतलब कि उसमें पोषक तत्व जाएंगे।
जाएंगे। तो बाहर से एडिशन करना पड़ेगा किसी पोषक तत्व का, वो मैन्योर हो सकता है, वो फर्टिलाइजर हो सकता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में सबको बताना है अपने नाम के साथ, ठीक है। तो फर्टिलाइजर का एडिशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑल्दो फर्टिलाइजर केमिकल्स है, हमें मैन्योर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर के एडिशन से भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली बढ़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बेटा। Which part of the eye helps in focusing near and far objects? आंख का कौन सा भाग पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने में मदद करता है? अब देखो इसका आंसर जो है ना इतना आसान है, इतना आसान तरीके से मैं इसको समझाने वाली हूँ कि आप चुटकी बजा के कर दोगे, लेकिन आई नो कि आपको आंसर पता है, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि क्या होना चाहिए, कॉर्निया, लेंस, आइरिस या फिर रेटिना। कॉर्निया, आइरिस, लेंस या फिर रेटिना, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो बच्चों आप सबने क्या देखा होगा, डीएसएलआर वाला कैमरा देखा होगा, है ना। अरे रियल में नहीं तो पिक्चर्स में तो देखा ही होगा ना। क्या करते हैं वो लोग, ऐसे करके जूम करते हैं, किस चीज को, लेंस को, है ना। पास जाना है, जूम इन जूम आउट फोन से करते हो, क्या करते हो, जो आपका लेंस होता है फोन का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना फोन दिखाती हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये 3 कैमरेज वाला फोन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं अपने फोन से कैमरे को जूम करूंगी, ऐसे करके जूम करते हो ना, मैग्नीफाई करते हो, तो क्या होता है, लेंस जो है वो आगे को बढ़ जाता है। डीएसएलआर में ये चीज सामने दिखाई देती है, ऑल्दो हमारे फोन में दिखाई नहीं देती। तो सिंपल सी बात है, फोकस करने के लिए, पास और दूर को देखने के लिए क्या यूज होगा, किस चीज को एडजस्ट करेंगे, लेंस को। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, लेंस। इजी था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? कौन सा हार्मोन शरीर की चयापचय क्रिया को नियंत्रित करता है कि भैया मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हर समय हो रही हैं, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, हम डाइजेशन कर रहे हैं, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना। इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हमारे अंदर जो एनर्जी खाने से आ रही है वो मेटाबॉलिज्म में जा रही है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको स्रावित कर रहा है भाई, फटाफट से बता दो, रेगुलेट कौन करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या फिर ग्रोथ हार्मोन? तो सिंपल सी बात है, अगर हम चारों का देखते हैं तो इंसुलिन का बात हमको पता है कि भैया जो ब्लड का शुगर लेवल होता है ना उसको रेगुलेट करता है ये, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को। सिंपल सी बात है, थायरॉक्सिन की बात कर लेते हैं, एड्रेनालिन जो है वो 3F का हार्मोन है कि भैया डर लगेगा, लड़ाई होगी या फिर कुछ और परेशानी आएगी, इमरजेंसी, तो एड्रेनालिन निकलेगा, ये हमको पता है। 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या है, हमको बड़ा होने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो कि क्या करता है बच्चों, चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस बात को आपको याद रखना है, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। Which part of ear transmits vibration to the cochlea? कान का कौन सा भाग कम को कोकलिया तक पहुंचाता है? ऐसा कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ बच्चों, ये है क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो देखो बच्चों, ये होता है हमारा कान, ठीक है, यहाँ पर है हमारा ईयर का ड्रम और ये है हमारी ईयर कैनल, साथ में यहाँ आ जाता है हमारा कोक्लिया का पोर्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि जितनी भी साउंड वेव्स आएंगी, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सब हमारी साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स को कौन एंटर करवाता है, पिन्ना एंटर करवाता है और ईयर ड्रम पे स्ट्रक करवाता है, ये सब हमने पढ़ा है। अगर आपको ईयर ड्रम का पूरा डायग्राम देखना है, ईयर समझना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हमारा ईयर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि वाइब्रेशंस को कोक्लिया तक कौन पहुंचाएगा? तो बच्चों यहाँ पर हमारी ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। सिंपल आंसर इसका हो जाएगा कान की अस्थियां, मेलस इनका स्टेप्स उनका नाम होता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं वाइब्रेशंस को और हमारा ये जो कोक्लिया है स्पाइरल शेप्ड का उसके पास पहुंच जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 की बात करते हैं। Which layer of human eye contain photoreceptor cell? इजी पीजी सा क्वेश्चन पूछते हैं जेएनवी वाले। मानव आंख की कौन सी परत प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं? बताओ फटाफट से, जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर कर दो, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आई नो क्या आप लोग को पता है। देखो आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस, तो बच्चों हमको पता है कि जो हमारी रेटिना है ना उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कोन्स एंड रॉड्स, जो कि डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं बेटा, ठीक है।
क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 74? Which part of the ear detects वाइब्रेशन? ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ ईयर है बच्चों जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है? कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि के कंपन का पता लगाता है? बताइए फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से कि कंपन हुई, वाइब्रेशन आई। अभी हमने लास्ट वाले उसमें पढ़ा था बच्चों, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है वो स्पाइरल शेप्ड का एक ऑर्गन है हमारे ईयर में जो कि वाइब्रेशंस का पता लगाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 75, Which microorganism is used in the production of antibiotics? एंटीबायोटिक का उत्पादन करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर को शेयर करें। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। हमको पता है कि भैया फंजाई का यूज किया जाता है, जो हमारी फंगस होती है, कवक होती है, उसका यूज किया जाता है एंटीबायोटिक के उत्पादन में। तो सिंपल सी बात है, पेनिसिलिन जो है वो एक फंजाई का एग्जाम्पल है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76? Which of the following is not obtained from petroleum refining? अगर मैं पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करती हूँ तो मुझे ये उत्पाद नहीं मिलेगा, ऐसा कौन सा है इसमें से? फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को अपने नाम के साथ शेयर कर दो ताकि हमको पता चल जाए कि भाई आप आंसर कर रहे हो। चलो, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या फिर कोयला? तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल जो है वो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से निकलते हैं। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा चारकोल, जो कि क्या होता है बच्चों? बताओ फटाफट से जल्दी। लकड़ी वाला कोयला, है ना? यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर कोयला लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सा कोयला होता है? लकड़ी वाला कोयला होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। Which of the following is formed by electroplating with zinc? निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जिंक की परत चढ़ाकर बनाया जाता है? बताओ फटाफट से जल्दी से। हमने देखा है भैया कि हमारे घरों में जो आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, दैट इज जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ना? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मदद से। ये क्या है? हमारा आयरन है, और Zn क्या है? हमारा जिंक है बच्चों। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जस्तीकरण। और इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा रस्ट रेजिस्टेंट आयरन बन जाता है, क्योंकि उसको रस्ट ना लगे इसलिए हम जिंक की परत उस पर चढ़ा देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बेटा। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 78? Which of the following statements is correct about LED? एलईडी के बारे में सही कथन कौन सा है? आप सबको पता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे लाल? लाइट एमिटिंग डायोड, है ना? आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है, सबके घरों में बढ़िया बढ़िया शानदार सी लाइट्स एलईडी के फॉर्म में लगाई गई होंगी, है ना? तो बता दो फटाफट से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है एलईडी के बारे में? हीट एमिट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, साउंड एमिट करती है, या फिर ये एक कंडक्टर है? सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बच्चों? कुशलता में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कुशलता से बदल देती है। और सिंपल सी बात ये है कि कितना भी वीक करंट आ रहा हो मेरे लाल, तभी भी ये काम करेगी, इसलिए ये किस में यूज होती है आजकल? टेस्टर्स में यूज होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन से 4 हमने जवाब सीखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 79, द ब्रेले सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड बाय, जो ब्रेल प्रणाली है बच्चों उसका उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? फटाफट से डॉट वाला जो सिस्टम था वो कौन करता है? फटाफट से कमेंट में शेयर करिए अपने आंसर को अपने नाम के साथ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे मेरी इस बात को मानते हैं कि वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को अपने नाम के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हियरिंग इंपेयर्ड पीपल, विजुअली इंपेयर्ड और पीपल विद मोबिलिटी इश्यूज, मतलब चलने फिरने में असमर्थ है, या फिर देखने में या फिर सुनने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उभरी हुई स्ट्रक्चर्स हैं तो हम छू के पहचानेंगे, दैट इज वाई सिंपल कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। विजुअली इंपेयर्ड पीपल के लिए ये बनाई गई थी ब्रेल प्रणाली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80, which among the following is the renewable resource of energy? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? रिन्यूएबल एक बार फिर से बन जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या फिर नेचुरल गैस? अरे भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन। हमको पता है कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, और वो कौन है? 3 है। सबसे पहला है कोल, दूसरा है हमारा बच्चों क्या? पेट्रोलियम, बिल्कुल सही, और थर्ड है हमारा नेचुरल गैस।
ठीक है, तो अब यहाँ पर और कौन दिया हुआ है, और दिया हुआ है सौर ऊर्जा, मतलब कि सन की ऊर्जा, है ना। सन का एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो वो क्या है, वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। विच ऑर्गन इन ह्यूमन प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन, मनुष्यों में ईस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है। हमको पता है ईस्ट्रोजन क्या है बच्चों, एक फीमेल हार्मोन है ना, फीमेल हार्मोन है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, फीमेल हार्मोन है तो फीमेल ही तो कहते हैं उसको निकालेगी। तो बताओ फटाफट से, थायराइड, ओवरी, टेस्टिस या फिर पिट्यूटरी, अंडाशय, वृषण, थायराइड या फिर पिट्यूटरी, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। सिंपल सी बात है, टेस्टिस मेल का होता है, थायराइड दोनों में है, पिट्यूटरी भी दोनों में है, लेकिन ओवरी जो है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करती है, ठीक है। अंडाशय विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोगों को अपना आंसर शेयर करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। Which of the following is a natural phenomena, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक घटना है। दहन, भूकंप, विद्युत लेपन या फिर निषेचन, कंबशन, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर फर्टिलाइजेशन। नेचुरल प्रोसेस कौन सा है, प्राकृतिक घटना पूछी गई है, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कौन होगा एक नेचुरल प्रोसेस, फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए फटाफट से क्या होना चाहिए इसका आंसर, दहन, विद्युत लेपन, भूकंप या फिर निषेचन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अर्थक्वेक जो है वो नेचुरली कॉज होता है, बी विल बी द राइट आंसर। भूकंप जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 82 कर लिया हमने, यस। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। अ प्रेशर ऑफ 300 पास्कल एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। आपको क्या फाइंड करना है, बल को ज्ञात करना है। तो बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सिंपल सा यही होता है ना, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगी तो मैं अपने बल को ज्ञात कर सकती हूँ। क्या है हमारा प्रेशर, वो है हमारा 300 पास्कल, और हमारा सिंपल सा आंसर है यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर का। तो सिंपल सा आंसर हो गया हमारा 600 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब। ए विल बी द राइट आंसर। आप सबको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, फटाफट से सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए 84 की बात कर लेते हैं बेटा। The method of sowing seeds at equal distance and depth is called, बीजों को समान दूरी और गहराई पर बोने की विधि क्या कहलाती है। बताओ, देखो अगर हम पास पास में अपने बीजों को बो देंगे मेरे लाल, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्रॉप पास पास में ग्रो कर जाएगी और पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। इसलिए सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका ब्रॉडकास्टिंग। प्रसारण का मतलब ही यही है कि इक्वल डेप्थ पर और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम क्या करें, अपने अपने सीड को बो दें, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। Which of the following is not a fossil fuel, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे फॉसिल फ्यूल कितने हैं बच्चों, 3 फॉसिल फ्यूल हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से थे, सबसे पहला है कोल, इस चीज को लिख लिया करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तीसरा है दूसरा है बच्चों हमारा पेट्रोलियम, और थर्ड है हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि भाई पूछा गया है कि नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है बच्चों, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन ह्यूमंस। बताओ स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, शुक्राणुओं का निर्माण किस अंग में होता है, फटाफट से, ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट या फिर टेस्टिस, अंडाशय, गर्भाशय, वृषण या फिर डिंब वाहिनी। तो अगर तुम लोग को याद है, तुम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, तो बच्चों हमें पता है कि ओवरी, यूट्रस और हमारा जो ओविडक्ट है ना, ये कौन है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा वृषण, जो कि क्या करता है, शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बेटा। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज, विद्युत अपघटन में घनक आवेशित इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। देखो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ाई करी है कि भैया 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे में, ठीक है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव, और इसकी टेक्निक मैंने याद रखने की आपको बताई थी, फटाफट से याद कर लो, जिस जिस बच्चे को याद होगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देगा। तो सिंपल सी बात है भैया, जब हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, मुझे तो हमेशा A+ ग्रेड मिलता था, तो भैया A+ का क्या मतलब है कि प्लस वाला जो होता है वो होता है एनोड, और C जो है वो माइनस, तो C- क्या होता है, मेरे भाई को हमेशा C- मिलता था, ठीक है। तो C का माइनस कौन सा होता है, C- होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है कैथोड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, घनत्व पूछा गया है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो एनोड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
88 की बात कर लेते हैं, है ना? यस, 88 क्या कह रहा है? रे डायग्राम द नॉर्मल इज ड्रॉन। किरण आरेख में सामान्य रेखा कब खींची जाती है, कैसे खींची जाती है? तो भैया हमको पता है ये है हमारा प्लेन मिरर, राइट? अब यहाँ पर आ गई हमारी इंसिडेंट रे। ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है। ये है हमारी नॉर्मल और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो कैसी है हमारी ये? कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। तो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखो कोई भी चीज अगर ऐसे है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा दर्पण पर लंबवत होती है। और कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। बिल्कुल सही, राइट एंगल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की बेटा। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, बताओ समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? जो हमारा समतल दर्पण होता है उस पर बनाई गई जो हमारी प्लेन मिरर की इमेज है बच्चों, वो कैसी होती है? बताओ फटाफट से। हमें पता है रियल इन्वर्टेड नहीं होती है। वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब कि आभासी है और सीधी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये प्लेन मिरर में अपने आप को देखता है तो कैसी बनेगी? और दूसरी बात, सबसे पहली चीज ये क्या है? लेटरल इन्वर्जन को भी शो करती है। ठीक है, मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? जो हमारा राइट हैंड होगा मेरे लाल, वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई? आंख में छवि किस भाग पर बनती है? हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमन आई पढ़ ली पूरी, है ना? प्रकाश वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ह्यूमन आई पढ़ ली, लाइट का सारा लॉज पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। अब बताओ फटाफट से कि कौन से पार्ट पर छवि बनती है? बताओ, मैं तुम लोग को देख नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, तो बताओ मेरी छवि तुम्हारी आंख के कौन से पार्ट पे बन रही है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। बता फटाफट से। देखो हमें पता है भैया, जो हमारी रेटिना है ना, ये है एक तरीके से रेटिना फॉर एग्जांपल मान लो, और ये जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है इसके पास दो तरीके के। एक होता है हमारा कोन्स और एक होता है हमारा रॉड्स। ठीक है, इसी तरीके से ब्राइट और डिम लाइट में देखने के लिए काम आता है। तो छवि किस पर बन रही होगी? ऑब्वियस सी बात है रेटिना पे बन रही होगी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा ए रेटिना। ठीक है, मजेदार, शानदार, बढ़िया, चिल माहौल एकदम। फटाफट से चिल भी कमेंट कर दो क्योंकि आप सब एकदम चिलैक्स हो। ठीक है, चलिए 91 की बात कर लेते हैं बेटा। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मैं पास का नहीं देख पाऊंगी लेकिन मैं दूर का देख लूंगी। बताओ, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिज्म या फिर कैटरेक्ट? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद या फिर एस्टिग्मैटिज्म? क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सी बात है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सीन नहीं होंगे। बताओ, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? कि भैया मैं क्या लिखा हुआ है? दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएंगी लेकिन मैं दूर का देख पाऊंगी, मेरे पास दूर दृष्टि होगी। बताओ क्या होना चाहिए? सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका बी, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन? कान का पर्दा कब कंपन करता है? सिंपल सी बात है भैया, जो हमारा कान का पर्दा होगा ये क्या है? कान के पर्दे को क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम बोला जाता है। सिंपल सी बात है, बाहर का जो हमारा स्ट्रक्चर है मेरे लाल, वो है पिन्ना, और अंदर जिसमें साउंड वेव्स जाकर स्ट्रक करती हैं वो है हमारा ईयर ड्रम। कुछ इसी तरीके से डायग्राम होता है। तो बताइए, जब लाइट फॉल करती है हमारे कान पे या फिर साउंड वेव रीच करती है, जब ध्वनि तरंगें उस तक पहुंचती हैं, वायु दाब घटता है या फिर पानी कम हो जाता है। पानी से क्या रिलेशन है भाई कान का? कोई रिलेशन है? जीएनवी वाले भी कुछ भी ऑप्शंस कहते हैं, देने लगते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा बी, जब ध्वनि तरंगे उस तक पहुंचती हैं तब हमारा जो ईयर ड्रम है बच्चों वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 93? हाँ बताओ, एड्रेनालिन कब सीक्रेट होता है? किससे सीक्रेट होता है? एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बच्चों हमने सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एड्रेनालिन किससे सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से या फिर पैनक्रियास से? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर अग्नाशय?
बताइए फटाफट से। एड्रेनालिन, हमको पता है एड्रेनालिन कौन सा हार्मोन है भैया, 3F का हार्मोन है। लड़ाई होगी, डर लगेगा, मैं एरोप्लेन में बैठूंगी तो एड्रेनालिन रिलीज होगा, पता है ना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो सिंपल सी बात है, किससे निकलता है, ये तो कोई ना बिना पढ़ा बच्चा भी बता देगा कि भाई एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। सिंपल सी बात है, अधिवृक्क ग्रंथि विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, बताओ फटाफट से। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर शेयर करें। बताइए क्या होना चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हमने पढ़ा है कोक के बारे में, कोल के बारे में, बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब है भाई, कार्बन के पूछा गया है ना, मतलब ठोस होगी कोई चीज, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा कोक, जिसमें 99% से ज्यादा कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। द मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज, मोमबत्ती की लौ का मध्य भाग या मध्य क्षेत्र कैसा होता है मेरे बच्चों। ब्राइटल, डार्केस्ट, लीस्ट हॉट, हॉटेस्ट, सबसे चमकीला होता है, सबसे अंधकारमय होता है, सबसे ठंडा होता है, या फिर सबसे गर्म होता है। एक बार बताओ लौ ठंडी कैसे हो सकती है भाई, जब बुझ जाएगी तब ठंडी हो सकती है, लेकिन अभी तो जल रही है ना, तो फिर वो लौ ही कैसे कहलाएगी। तो फटाफट से बता दो क्या होना चाहिए इसका आंसर। हमने पढ़ा है ये होता है हमारा ब्लू जोन, फिर बीच वाला मिडिल पोर्शन होता है हमारा कौन सा बच्चों, येलो जोन, और लास्ट वाला थर्ड पोर्शन होता है हमारा ब्लैक जोन। तो फटाफट से बताइए कि कैसा होता है हमारा मिडिल जोन। ऑब्वियसली बात है ना, डार्केस्ट नहीं होता, हॉटेस्ट भी नहीं होता, और लीस्ट हॉट भी नहीं होता, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला। येलो कलर कैसा है, सबसे चमकीला है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म, अंडाणु और शुक्राणु को के मिलन से क्या बनता है। आपको पता है बच्चों, जो ओवम है, एग है, वो कौन रिलीज करता है, हमारी फीमेल्स रिलीज करती हैं। प्लस अगर मैं स्पर्म की बात कर लेती हूँ, ठीक है, शुक्राणु की बात कर लेती हूँ बच्चों, तो उन लोगों के संलयन से क्या बनता है, हमको पता है एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए जायगोट, जो कि डबल सेल होते हैं उसके अंदर, कौन कौन से, एक तो एग और साथ में स्पर्म। उसके आगे वो मल्टीपल डिवाइड कर कर क्या बनाता है बच्चों, भ्रूण बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और आगे चल के जब बच्चे के हमको क्या दिखाई देने लगते हैं, अंग दिखाई देने लगते हैं, तब क्या बनता है मेरे लाल, तब बनता है हमारा फीटस। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। अरे वाह, पता ही नहीं लगा कब आ गए 97 वाले क्वेश्चन पे। Which hormone is responsible for male secondary characters? कौन सा हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए। ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। ये तो कोई भी देख के बता देगा, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, सी विल बी द राइट आंसर। और ईस्ट्रोजन किसके लिए है, फीमेल्स के लिए। 98 की बात कर लेते हैं बेटा, क्या है 98 वाला क्वेश्चन। विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, किस ईंधन की ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है। देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में बच्चों एक टेबल प्रेजेंट है, जिसमें की सब फ्यूल्स की क्या प्रेजेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू। ऑल्दो आपको सब कुछ याद नहीं करना है, लेकिन हाईएस्ट और लीस्ट का प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, इस बात को अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए। तो सिंपल सा आंसर है हाइड्रोजन, और कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में नापा जाता है, इसकी यूनिट को भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99। Which hormone is known as the fight or flight hormone? लड़ो या भागो हार्मोन की भैया इमरजेंसी की सिचुएशन है, या तो मैं लड़ूंगी या फिर मैं मरूंगी। ठीक है, तो लड़ो भागो या फिर मैं एरोप्लेन में बैठी हूँ, मतलब इमरजेंसी हार्मोन कब निकलेगा, बताइए कौन सा होता है। एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। हमने बात करी है 3F हार्मोन कौन सा होता है मेरे लाल, वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में रिलीज होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, और अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरे करने में लग गया समय क्या होता है।
सिंपल सी बात है, आप पेंडुलम को देखोगे, फॉर एग्जांपल ये क्या है, पेंडुलम का एक बॉब है, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन और ये है हमारी फाइनल पोजीशन। अब जब ये एक बार ए के पास जाके अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करके बी के पास आता है और फिर से अपनी ही मिडिल पोजीशन में वापस आ जाता है, ये है हमारा एक ऑसिलेशन का टर्न। तो ये कितना टाइम ले रहा है उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड या फिर पिच, आवृत्ति, आयाम, आवर्त काल या फिर स्वर। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि टाइम पूछा गया है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी का, एक ऑसिलेशन का आवर्त काल बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास में मजा आया होगा और 35 क्वेश्चंस कब निकल गए पता ही नहीं चला। चलिए, तो एक चीज और बताती हूँ मेरे लाल, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको कि भैया जब आप जेएनवी में सिलेक्ट होके ना 9th क्लास में जाओगे, उसकी तैयारी हमने पहले से ही कर ली है। हम लोग बड़े एडवांस हैं क्योंकि हम आपके लिए ले आए हैं मिशन 95 फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आपको ज्वाइन करना है वेदा 9 10 चैनल को, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है क्योंकि वहां पे आपको सारा का सारा फ्री मटेरियल मिलने वाला है। तो बी बोर्ड रेडी, क्योंकि वहां पर होने वाली है आपकी लाइव क्लासेस, वन शॉट का रिवीजन एंड कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप हमारे साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, क्या है आपका लक्ष्य, आपका लक्ष्य है जेएनवी में सिलेक्शन, राइट, और हम आपका साथी बनकर साथ देंगे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए लक्ष्य बैच को, जिसमें हमारे एकदम बढ़िया बढ़िया से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद मैं बुलाने वाली हूं आपके प्यारे से लैंग्वेज एक्सपर्ट को, जिनका नाम है शिवम सर, शिवांश सर, सॉरी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो साइंस की बारी हो चुकी है, यानी साइंस आपने पूरी पढ़ ली, तो अब बारी है हिंदी और इंग्लिश की, इसके बाद बारी आएगी पापा गैंग की। ठीक है, फिर होगी स्टार्ट मैथमेटिक्स। तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला पैसेज हमारा आता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, राइट। अच्छा, ये तो मैंने ऑन ही नहीं किया है। ठीक है, चलो जी। तो जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है बढ़ते तापमान की, सूखा, बाढ़ और अनियमित वर्षा, इन सब चीजों की। ठीक है, तो इस पर ही बेस 5 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं, पैसेज के क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके जरा आंसर करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, सिंपल सी बात है, देखो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है सर, फसलों का नुकसान, और यही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। चलो, दूसरा पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट किस विषय से जुड़ी थी, तो पर्यावरण से। किससे जुड़ी थी, पर्यावरण से। ठीक है, तीसरा आंसर क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या बढ़ रहा है, साक्षरता, हो ही नहीं सकता, गरीबी, समुद्र का जल स्तर, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यापार, तो सर समुद्र का जल स्तर। ठीक है, एक बार अगर पैसे ध्यान से पढ़ लिया ना तो आंसर तुरंत हो जाएंगे, वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जल संरक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों, जल को बचाना, जल को बचाना। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है वृक्षारोपण किसके लिए आवश्यक है, तो किसके लिए बच्चों, वनों की हाँ, पर्यावरण के संतुलन के लिए वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को लगाना, वो जरूरी है। नदी शब्द का लिंग क्या होगा, अच्छा बताओ, नदी बहता है या नदी बहती है, तो आप कहोगे सर नदी बहती है, अगर नदी बहती है तो आंसर क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग, सिंपल। चलो, मुझे कल स्कूल जाना है, मुझे कल स्कूल जाना है। ठीक है, ठीक है, तो भविष्य काल, मुझे कल जाना है। ठीक है, मुझे कल जाना है, आज नहीं जाना, मुझे कल जाना है, वो काम कल होगा। ठीक है, वर्तमान में ही लग रहा है कि वो जो काम जो कंप्लीट होने वाला है वो भविष्य में ही होने वाला है, तो मुझे कल जाना है। ठीक है, चलो, तुम सोते ही रहोगे क्या, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कौन सी, अकर्मक क्रिया है। राजमहल का संधि रूप क्या होगा, संधि मतलब जोड़ दो, राजमहल, सिंपल। ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन तो यही होता है। शिक्षा प्रणाली में कौन सा समास है, शिक्षा प्रणाली में है बच्चों आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अच्छा, अब पूछता है कि भाई केदार जो शब्द है, केदार वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो केदार आपको क्या लग रहा है, सर्वनाम है, नाम है तो मतलब व्यक्तिवाचक है। अब ये आ गया कलह, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, इसका उल्टा क्या होगा, प्रसन्नता, सामंजस्य, उत्साहित, उदास तो होगा नहीं, तो यहां पर होगा सामंजस्य, क्योंकि बच्चों कलह होता है इस वजह से कि हमारे बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाता, इसी वजह से लड़ाई होती है, तो उसका उल्टा हो जाएगा सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में से कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा।
13 की बात कर लेते भैया, हमसे पूछ रहा है प शब्द का उच्चारण स्थान बताओ। इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, तो याद आपको करना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर होगा ओस्ट। अच्छा, पा बोल कर देख लो, प। जब आप पा बोलोगे तो आपके जो होठ है ना वो आपस में टच करेंगे, इस वजह से उच्चारण स्थान इसका ओस्ट है। ठीक है। अच्छा, 2 और क्वेश्चन रह जाते हैं, इसके बाद हिंदी हो जाएगी फिनिश। मृग नयनी शब्द में समास पूछ रहा है। ठीक है, तो मृग नयनी, राइट, यहां पर जो बात है वो विशेषण और विशेष्य की है, और जब विशेषण और विशेष्य की बात आती है तो कर्मधारय होता है। लेकिन जब मैं इसे किसी से कंपेयर करूंगा, ठीक है, मृग नयनी, ठीक है, जनरली हम इस शब्द का यूज करते हैं किसी महिला की तारीफ में। ठीक है, तुम्हारी आंखें तो कमल के वो सॉरी तुम्हारी आंखें तो हिरणी के समान या हिरण के समान, व्हाटएवर। ठीक है, तो जब हम तारीफ करते हैं किसी लड़की की, राइट, तो अगर हम इसका प्रयोग उस सेंस में कर रहे हैं या पूरा सेंटेंस लिखा होता तब मैं कह देता है बहुब्रीहि है, तो फिर अलग सेंस चला जाता। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब विशेषण और विशेष्य से है। ठीक है, कर्मधारय हो गया। गृह आगमन का संधि रूप क्या होगा? तो गृह प्लस आगमन, गृह प्लस आगमन, सिंपल। मतलब इसे धन बोलते हैं हिंदी में, अब इतना हिंदी याद नहीं बोल पाता मैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ बिना देरी किए। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को करते हैं सॉर्ट आउट। ठीक है, और फिर हमारा लैंग्वेज का पोर्शन फिनिश हो जाएगा और बारी आ जाएगी आपके पापा गैंग वाले सर की, यानी कि आपके मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो एक बार पढ़ लेते हैं जरा। रीड द passage carefully. Sophia dash the art museum every month to see new exhibits. Sorry, हाँ exhibits. ठीक है, वो देखने जाती है नेक्स्ट फ्राइडे। अब नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा वो फ्यूचर बताएगा। क्या बताएगा? फ्यूचर बताएगा। ठीक है, अभी वो जो जाती है ये प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर कुछ प्रेजेंट का फिल होगा। ठीक है, और इसके बाद डैश शी प्लान्स टू इंप्रूव हर स्किल, आर्ट हैज ऑलवेज बीन हर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो ये लास्ट वाला देखेंगे क्या होगा। फिलहाल 16 वाला फिल करते हैं जरा। तो व्हाट इज द करेक्ट टेंस फॉर द फर्स्ट ब्लैंक? फर्स्ट ब्लैंक के लिए सोफिया विजिट्स द आर्ट म्यूजियम। डन। ओके, व्हाट इज द करेक्ट टेंस फॉर द सेकंड ब्लैंक? तो मैंने कहा था फ्यूचर होगा, विल अटेंड। थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड में आप लगा दो दो, क्योंकि ना बच्चों थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है यहां पर, समझने की कोशिश करो। कैसे कि वो क्या करेगी नेक्स्ट प्लानिंग, मतलब उसका प्लानिंग है कि वो नेक्स्ट में ना जो विजिट है ना, मतलब वर्कशॉप को विजिट करेगी जो पेंटिंग पे रहेगी। तो क्योंकि वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि शी प्लान्स टू इंप्रूव हर स्किल, यद्यपि वो अपनी जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसको ये तो जाना ही पड़ेगा पेंटिंग विजिट करने। ठीक है, मतलब वर्कशॉप्स को विजिट करने। ठीक है भाई, चलो सिनोनिम का प्रिजर्व का सिनोनिम पूछ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी को सेफ करके रखना, सुरक्षित रखना। तो क्या हो सकता है आंसर? डिस्ट्रॉय, प्रोटेक्ट, नेग्लेक्ट, इग्नोर। तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन। ठीक है, एंटोनिम, रिमोट का एंटोनिम पूछ रहा है, तो रिमोट एरियाज, रिमोट वो वाला रिमोट नहीं जो आपकी टीवी एसी और ये सारे के सारे रिमोट। रिमोट का मतलब यहां पर है एक ऐसे एरिया से जो हमारी पहुंच से काफी दूर हो। ठीक है, तो डिस्टेंट, फार, हिडन, ये सारी चीजें रिमोट के सिनोनिम है। एंटोनिम पूछ रहा है एक्सेसिबल, ऐसा प्लेस जो एक्सेसिबल हो, जहां हम जा सकें इजीली, है ना। तो रिमोट का एंटोनिम हो जाएगा एक्सेसिबल इस हिसाब से। द टीम वर्क टायरलेसली द डेडलाइन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो फिर कैसे काम किया उसने? एकदम बहुत मेहनत से, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले तक। ठीक है, कि भाई डेडलाइन मीट हो पाए। पैसेज को रीड करना है, तो रिमोट विलेज राजस्थान, भानु सिंह कल्टीवेट रेयर हर्ब्स कल्टीवेट करते थे भानु सिंह अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, और क्या हुआ, एक दिन ना एक रिसर्चर आए वहां पर, उन्होंने विजिट किया उसको, तो उन्होंने कोलैबोरेट करने का ऑफर दिया। ठीक है, उनके हब्स के साथ भानु ने अग्री कर दिया, होपिंग टू प्रिजर्व हिज फैमिलीज लेगेसी। ओवर टाइम देयर प्रोजेक्ट गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन, उनका जो प्रोजेक्ट था उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। ठीक है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर उनको पहचान मिली, आई शुड से। तो वो फिर उन्होंने एक बिगनिंग प्राइड टू हिज स्मॉल विलेज, मतलब एक ऐसा वो जो विलेज जो रिमोट एरियाज में आ रहा था वो अब उसको उसका गर्व बढ़ गया, है ना, उसका गौरव बढ़ गया, है ना। कहते हैं ना कि भाई एक ही पर्सन काफी होता है अपने इंसान, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए और खराब करने के लिए। ठीक है, वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही, सही एग्जाम्पल है। तो अगर आपको नाम करना है रोशन, तो आपको लगना पड़ेगा
तैयारी में, ठीक है, क्योंकि आप ही वो बच्चे हो सकते हो जो अपने घर का नाम रोशन कर सकते हो, अपने दूसरे परिवार जो आपके संबंधी है ना, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वहां वहां प्रूफ कर सकते हो, आप अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि हाँ जी उसके बेटे को देखो उसने जेएनवी क्रैक कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल बनने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जब भी दिए जाते हैं ना तो अच्छी और बुरी दोनों परिस्थिति होगी, तो आपको सेट करना है अपना एग्जाम्पल अच्छे लेवल पर, राइट, वेरी नाइस। आई बिलीव कि आप ऐसा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 से जो क्वेश्चन है एक दो वो उसी से रिलेटेड है, उस पैसेज से। तो क्या था प्राइमरी ऑक्यूपेशन? तो हर्बलिस्ट थे वो, है ना, हर्ब को कल्टीवेट करते थे। भानु कोलैबोरेट विद द रिसर्चर टू डॉक्यूमेंट द हेडिंग सॉरी हीलिंग प्रॉपर्टीज फॉर हिज हर्ब्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज। एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म करता हूं इसको, ठीक है, हाँ, हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, डन। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हाट डिड द प्रोजेक्ट ब्रिंग टू भानुज विलेज? भानु के विलेज जो था उसको क्या, मतलब जो प्रोजेक्ट था उसके लिए क्या लेकर के आया, भानु के विलेज के लिए क्या लेकर के आया? एक ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन, उस गांव को जो जाना नहीं जाता था वो विश्व स्तर पर जाना जाने लग गया, ठीक है। तो वही बात है कि एक ही पर्सन काफी है परिवार का नाम रोशन करने और खराब करने के लिए। समझ रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? लाइसेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? तो लाइसेंस की स्पेलिंग में ध्यान रखना, हमेशा सी पहले आता है, बस, ठीक है, क्योंकि सी और एस में ही गड़बड़ करते हैं स्पेलिंग जब भी लाइसेंस की आपको दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन है अब हमारा नरेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो द टीचर सेड व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? तो आपको पता है कि जो WH ग्रुप के सेंटेंसेस रहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस में हम फिर अलग से कंजंक्शन यूज नहीं करते। ये जो WH ग्रुप के वर्ड्स हैं यही एज अ कंजंक्शन वर्क करते हैं वहां पर, ठीक है। तो फिलहाल व्हाट से शुरू होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखते हैं फिर हम क्या लिख सकते हैं। देखो, व्हाट से शुरू है ये वाला और ये वाला, ठीक है, पहली बात। इसके बाद द टीचर सेड व्हाट डू यू थिंक? तो डू यू थिंक का मतलब हो गया सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट के तो सभी चीजें पास्ट में होती हैं सर, इसका मतलब यहाँ पास्ट आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए ये। तो व्हाट आई थॉट, व्हाट आई थॉट। और सिंपल सी बात है कि जब व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन की तरह वर्क करेगा तो उसके बाद का जो सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा वो असर्टिव रहेगा, ना कि इंट्रोगेटिव, ना कि इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले, ये देखो सब्जेक्ट रहा, ये रही वर्ब, ठीक है। चलो, व्हाट आई थॉट वाज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं एक बार। व्हाट डू आई थिंक तो नहीं आएगा, और व्हाट आई थिंक था ये भी गलत, और व्हाट आई थॉट द मेन थीम ऑफ द स्टोरी वाज, तो वाज लास्ट में नहीं, तो व्हाट आई थॉट वाज द स्टोरी, ठीक है, डन, क्लियर है भाई? चलो, पर्सन हु इज ओवरली कंसर्न विद द माइनर डिटेल ऑफ रूल्स। एक ऐसा पर्सन जो माइनर डिटेल्स के लिए भी कंसर्न है, वो पर्सन होता है पेडेंट। कौन होता है? पेडेंट। एक्टिव बनाना, पैसिव नहीं। पैसिव बना है लेट द वर्क बी कंप्लीट ऑन टाइम बाय द टीम। इसका एक्टिव सेंटेंस क्या हो गया, यानी कि किसका पैसिव है ये ढूंढना है, राइट। द टीम मस्ट कंप्लीट, तो देखो मस्ट तो आया नहीं, इसका मतलब सर ये तो होगा ही नहीं। शुड भी नहीं आया सर, ये भी नहीं होगा। द टीम विल कंप्लीट द वर्क, तो विल अगर होता तो विल भी आता, वो भी नहीं है, इसका मतलब सी आंसर सही है, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज अ स्टॉर्म इन अ टेकअप मीन? तो टू मेक अ बिग डील आउट ऑफ स्मॉल इश्यूज। इनको थोड़ा सा आपको याद करिए, ये जो फ्रेजेस वाले क्वेश्चन है ना, वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक हमने हिंदी इंग्लिश को पूरी अच्छी तरीके से फिनिश किया है, आपको चीजें समझ में आई हैं, और जो मैंने आपको बात बोली है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट तो सब कुछ बता ही देगा, है ना। चलो, तो अब बुला लें आपके पापा गैंग वाले सर को, बुला लिया जाए, ठीक है। तो बुला लेते हैं और फिर आपकी स्टार्ट होगी अब मैथमेटिक्स की क्लास। तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां तो प्रैक्टिस बनती है ना। चलो फिर बुला लेते हैं सर को आपके।
जी हाँ, बोलिए। तो अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से साइंस और आपका जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम करने जाएंगे मैथ्स का पोर्शन। सभी को मेरी तरफ से भाई हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से पटाखे वटाखे फोड़िए। आइए चलिए मैथ्स के पोर्शन पे चलते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समय वेस्ट नहीं करेंगे, समय बहुत जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ और इस दौरान जो समय है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। इसका जरूरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई जरूरी नहीं मानता तो दिक्कत की बात है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बताइए इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है। किसके बराबर है अगर आप देखें तो ये क्या है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर और ये क्या है बच्चे प्लस का 4ab। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा भैया 4a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है प्लस b का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9b का स्क्वायर। फिर क्या होता है बोलिए माइनस 2ab यानी 2 into 2 into 3 कितना हो गया 2 2 4 4 3 12 ये हो गया 12ab और प्लस आगे क्या है भाई 4ab हमें दे रखा है। अब आप देखिए ये तो अनलाइक टर्म्स है 4a² और 9b² ये तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों क्या है सॉल्व हो सकती हैं क्योंकि दोनों के पास क्या है सेम टर्म्स है यानी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होती है हमेशा ऐड होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब देखिए माइनस 12ab प्लस 4ab यानी जब आप इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस और 12 में से 4 कितना बचा 8 और बड़ा क्या है 12 तो इसलिए क्या आएगा माइनस का 8ab जो है उत्तर आ जाएगा। ये हो गया उत्तर 4a का स्क्वायर प्लस 9b² माइनस 8ab यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 कह रहा है विच इज अ लाइक टर्म। कह रहा बताइए इनमें से कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा इसके जैसा है। यानी कहना चाह रहा है 32x² का सजातीय पद कौन सा है यानी इसके जैसा कौन सा दिखता है। अगर आप देखें तो ये क्या है 6 चौक 24 यहाँ क्या चाहिए हमें 32 तो ये तो गलत हो गया। ये कितना है 12 दूनी 24 ये भी गलत हो गया। 8 चौक कितना होता है बच्चे 32। आगे देखिए चलिए 32 तो मिल गया। x कितनी बार है 2 बार भैया x इंटू एक्स है और y क्या है 1 बार है। ठीक है यानी ये वाला उत्तर क्या आएगा सही। अब देखिए ये क्या है 6 दूनी 12 ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ आई बात। तो यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगले देखिए कह रहा है इसको सॉल्व करिए इवेल्युएट करिए 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर पहले इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका वर्ग निकालेंगे है ना यही करोगे और फिर क्या माइनस करोगे फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो मामला क्या है गड़बड़ हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। अब सुनिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है आपको पता है ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी। यानी एक बार ए और बी को माइनस कर दो एक बार ए और बी को जोड़ दो और फिर जो रिजल्ट आए दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। अब देखिए मेरे पास ए क्या है 1000 है और बी क्या है 999 है तो एक बार आप दोनों को माइनस करिए 1000 माइनस 999 फिर एक बार दोनों को क्या कर दीजिए 1000 प्लस 999। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया और इधर क्या आ जाएगा 1999 आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही बताइए क्या आ गया 1999 इज द करेक्ट आंसर यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर है भाई। बताइए मेरी शर्ट के पीछे आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। किसी को कुछ समझ आ रहा होगा किसी को नहीं आ रहा होगा मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है देखिए INS पाई आर ई। ये क्या है पाई का साइन आप लोग जानते हैं मैथ्स में पाई। तो अगर मैं इसको INS पाई की जगह PI लिखूं तो क्या बन जाता है इंस्पायर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई इंस्पायर। तो वही इंस्पायर है ये वही इंस्पायर है। समझ आई बात। तो आप लोग इस शर्ट को देख के इंस्पायर होंगे है ना और जीवन में अच्छा करेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ बुक वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। कह रहा है जब एक किताब का जो प्राइस है वो 25% कम हो जाता है नंबर ऑफ बुक सोल्ड इंक्रीज बाय 30% और किताब जो बिक रही है वो ज्यादा हो जाती है। तो कह रहा है बताइए टोटल एक बात बताइए अगर आप किसी चीज की कीमत को कम करेंगे किसी चीज की कीमत को कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात उसकी सेल तो बढ़ेगी है ना यही होगा। तो वो यही कह रहा है बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है जब प्राइस जो है किसी किताब का रिड्यूस हुआ 25%। तो मैंने बताया जब भी ऐसे केस आए कि कोई चीज घट रही है बढ़ रही है तो नीचे लिखिए 100 कितना कम हुआ 25% तो ऊपर कितना हो गया 100 माइनस 25 यानी 75 मल्टीप्लाई। कह रहा है एंड द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इंक्रीज बाय 30%। कह रहा है किताब की जो संख्या है जो बिक रही थी वो कितनी बढ़ गई 30%। तो यानी नीचे क्या हो गया भैया 100 ऊपर क्या हो गया मेरे भाई 130। ये 0 से 0 कट गया बोलिए ये हो गया 25 या 75 25 चौके 100 ऊपर क्या हो गया 13 गुना 3 यानी कि 39 नीचे हो गया 4 गुना 10 यानी कि 40। यानी कहने का मतलब क्या था कि शुरुआत में यानी जो मैं बार बार शुरुआत गलत क्यों लिख देता हूँ समझ नहीं आता। शुरुआत में जो सेल थी यानी शुरुआत में जो रिवेन्यू था वो 40 रुपए का आ रहा था। लेकिन जब ऐसा हुआ कि भैया 25% क्या थी बुक को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा उसके प्राइस को और उसकी जो क्या नाम है जो बिक्री थी वो बढ़ाई गई। तो ऐसा क्या हुआ अब नया रिवेन्यू ये आया। अब नया रिवेन्यू क्या हुआ ये आया। अब आप खुद ही बताइए शुरुआत में 40 रुपए मान लीजिए आ रहा था रिवेन्यू अब 39 आ रहा है तो बढ़ा या कम हुआ
खुद बताइए, कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। 40 से कितना हो गया 39, तो कितना कम हुआ? आप कहेंगे भैया 1 रुपया कम हुआ, 1 रुपया कम, लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है। तो आप खुद ही बताइए, आपके पास अगर ओरिजिनल चीज है और जो नई चीज है, अगर आपको परसेंटेज बदलना है तो क्या करते हैं? पहले देखते हैं कितना घटा या बढ़ा। जैसे 40 माइनस 39 कितना आ गया? 1। और नीचे क्या रखते हैं? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है? 40 और इंटू क्या कर देते हैं? 100%। ठीक है भाई, ये 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 हो गया भाई, 2 पंजे 10, यानी कि 5/2, यानी कि मेरे बच्चे 2.5%, यानी कितना? 2.5%। ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बोलिए क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा 35, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 1200 पर 6% पर एनम के लिए 2 साल के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा 1200 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज, जो तुम्हें चक्कर ला दे वो है चक्रवृद्धि। हाँ? जो तुम्हें चक्र ला दे वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखिए, चलिए मैंने बताया जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, आप पहले अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है? कि पहले क्या लिखते हैं? कंपाउंड, वो सॉरी प्रिंसिपल कितना? 1200। अब देखिए कितना रेट है? 6%, यहाँ लिखिए 100, ऊपर क्या लिखेंगे? 106। लेकिन कितने साल के लिए? उसने कहा 2 साल, तो इसको 2 बार ऐसे सेम मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा अमाउंट सीधा। आंख बंद करके कर लो, समझ आएगा। फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाओ, इतना सिखाता हूँ। 1 2 1 2, समझ आई बात? अब केवल क्या हो गया भैया? 106, इसकी मल्टीप्लाई करें बताओ, या ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 106 गुणा 106 करी जाए, 106 गुणा 106, 6 6 जा 36, 0 3 6 कम 6, ये हो गया 0 0 0, फिर ये हो गया भैया 1 6 जा 6 101, ये हो गया 6 3 6 6 12, हासिल 1 1 और 1, यानी 11,236। और गुणा 12 भी तो है इसमें। गुणा क्या है भैया? 12 भी है। तो क्या 2 छिंग कितना हो गया? 2 छिंग 12, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये हो गया 2, 6 6 12 1 13, हासिल 1 4 1 5 और 3 8, 2 और 2 4, 2 और 1 3, यानी 134832। कितना आ गया? 134832। और नीचे क्या है भाई? 100 है। कितना है? 100 है। तो जब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1348.32, ये आ गया। यानी कि भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 1200 रुपए थे। कितने थे मेरे भाई? 1200 रुपए थे। कुछ गलत तो नहीं जुड़ा? सही जुड़ा है ना? देख लेना, क्योंकि कहीं पे चले आंसर ना आए, गड़बड़ ना हो जाए। तो यानी सीधी सी बात है भैया, 1200 रुपए थे, कितने बन गए? 1348, 1348 बन गए। अगर मैं यहाँ से सीआई निकालू तो क्या हो जाएगा? सीआई क्या होता है बताइए? अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया ये, और माइनस क्या करना है? प्रिंसिपल कितना है? 1200। जब आप इसे माइनस करेंगे, चलिए 1348.32 में से 1200 को क्या करिए? माइनस करिए। ये तो हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 3 में 2 का 1, 148.32। कितना आ गया? देखिए ये आ गया सीआई, यानी 148.32 क्या है? मेरा सीआई है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, बोलिए। तो इसको जब आपने माइनस करा तो कितना आ गया? 148.32, यही क्या है मेरे बच्चे? मेरा सीआई है। अगला देखिए 36, कह रहा एक बैग है, एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं। अच्छा, यानी नीली यानी कि ब्लू, ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, दिन है सानी सानी। कितना फेवरेट गाना था मेरा। ठीक है, तो बताइए, कह रहा एक बैग है जिसमें 3 नीली गेंदें हैं, 4 हरी गेंदें हैं, जी का मतलब है ग्रीन। ठीक है, 8 लाल गेंदे, 8 क्या है भाई? लाल गेंदे हैं, लाल गेंदे हैं। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बतानी है नीली गेंद ना निकालने की। नीली गेंद नहीं निकलनी, नीली गेंद नहीं निकलनी, नीली को छोड़कर, नीली को छोड़कर। अब आप मैं कहूं टोटल गेंद बताइए कितनी है? 8 4 12 और 3 15, टोटल गेंदे हैं 15। क्या नहीं चाहिए मुझे? उसने बोला नीली नहीं निकालनी, तो नीली को हटाओ, आज ब्लू है पानी पानी को हटाओ, पानी हट गया, केवल क्या बचा? जब नीली नहीं निकालोगे तो या तो लाल निकलेगी, क्या निकलेगी? हरी निकलेगी। तो बताइए नीली और हरी और लाल का जोड़ बताइए कितना होगा? 8 और 4 12। यही क्या आ गई मेरी? प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट रेड की, यानी जो लाल, लाल नहीं सॉरी नीला, नीला कहा है ना इसने, हाँ नीली, नॉट ब्लू, नॉट ब्लू ब्लू ब्लू, ये आ गई नोट ब्लू की। क्या आ गई भाई? नोट ब्लू की जो है क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 4/5, 4/5। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके पापा गैंग, बोलिए क्लियर है? अगला देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल मस्ट बी रिमूव टू डिग अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ डेप्थ 28 मीटर एंड रेडियस 4 मीटर। बड़े ध्यान समझिए, कह रहा है कुआं, कुआं आप लोगों ने देखा होगा, गांव देहात में जो लोग रहते हैं वो कुएं से बहुत वाकिफ है, उन्हें पता है कुआं किस काम आता है और किस काम नहीं आता है। ठीक है, कुएं के बहुत काम है। कुएं के काम कैसे? जैसे पानी निकालने काम आता है कुआं, कई बार लोग उसमें कूद कर मौत भी कर लेते हैं। यानी जो चीज जीवन में है उसके कहीं ना कहीं फायदे भी हैं और उसके क्या है? नुकसान भी। जिस तरीके से फोन वो फायदेमंद भी है और नुकसानमंद बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि कुआं है, चलिए ये कुआं बनाते हैं, ऐसा कुछ कुआं सा होता है, आपको पता है, यहाँ जमीन होती है बाहर, है ना,
इसका मुंह ऐसे होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल, कह रहा है कि 28 मीटर गहरे, यानी कितना गहरा है 28 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है कुएं की वो क्या है 28 मीटर की है। कह रहा है 28 मीटर गहरे और 4 मीटर त्रिज्या, और जिसका रेडियस है वो कितना है 4 मीटर का है। कह रहा है वाले बेलनकार कुएं को खोदने के लिए कितना घन मीटर मिट्टी हटानी होगी, यानी सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुआं बनाना है आपको जिसकी लंबाई 28 मीटर हो जमीन में और ऊपर से चौड़ाई क्या हो, यानी कि इसका रेडियस जो हो वो क्या हो 4 मीटर हो, तो कह रहा है बताइए जमीन से कितनी मिट्टी खोदेंगे। जब कुआं, एक बात बताइए कि जितनी मिट्टी खोदी जाएगी वो यानी कुएं की वॉल्यूम ही तो होगी एक तरीके से। खुद सोचिए मिट्टी आप ऐसे निकालेंगे तो भैया जितनी मिट्टी निकाल रहे हो कुएं की वॉल्यूम ही तो बनेगी, यानी सिलेंडर की वॉल्यूम ही तो बनेगी। तो यानी सीधी सी बात है, वो दूसरी भाषा में आपसे कह रहा है इसका वॉल्यूम बता दीजिए। क्या बताइए? वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस क्या है 4 है, यानी 4 गुणा 4 है। और हाइट क्या है मेरे भाई, हाइट क्या है 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि 7 चौक 28। अब आप देखिए बड़े ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए। कुछ बच्चे 22 गुना 4 करने बैठ जाएंगे, नहीं बेटा आपको दिख रहा है 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 का क्यूब होता है, यानी ये कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64। अब आपको क्या करना है, केवल 64 गुणा 22 कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 चिंग 12, 2 चौके 8 और 2 चिंग 12। 8 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी 1408। कितना आ गया भाई 1408 मीटर क्यूब, यानी कितनी मिट्टी जो है आपको निकालनी पड़ेगी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा आज से 6 साल पहले, कह रहा आप से 6 वर्ष बाद एक माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखिए माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर आ गया। कितना प्यारा गाना है, जिस भी कलाकार ने ये गाना बनाया था ना, मेरी माँ प्यारी माँ, आज भी ये गाना बड़ा दिल पर बैठता है यार, कभी भी सुन लो ना आंसू आ जाते हैं। आप लोग भी सुनकर देखिएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं माँ की उम्र, और यहाँ कौन है बेटी। ठीक है बेटा, मैंने माना इनकी जो प्रेजेंट एज है, पीए का मतलब है जो इनकी अभी उम्र की उम्र है, प्रेजेंट एज है, मैंने कहा माँ की एक्स मान लो, बेटी की वाई मान लो। और उसने क्या बोला, आज से 6 साल पहले, अगर आज आपकी उम्र 20 है तो 6 साल पहले कितनी होगी, आप कहोगे भैया 20 - 6 कर दो। तो आज इनकी उम्र अगर एक्स है तो आज से 6 साल पहले यानी -6, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले बताइए कितनी हो जाएगी, माँ की हो जाएगी x - 6, बेटी की भी कितनी हो जाएगी y - 6। समझ आई बात? तो ये कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 6 वर्ष, ओहो हो 6 वर्ष बाद था, हम उल्टे पढ़ रहे हैं। अब से 6 वर्ष बाद कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर दिया, चलो 6 वर्ष बाद जोड़ लो। इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा अब सारा। टा 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 टा। चलिए आज से 6 वर्ष बाद, चलिए आज से 6 वर्ष बाद आप जब माँ की उम्र निकालेंगे तो वो आएगी x + 6, बेटी की भी कितनी आएगी y + 6। तो कह रहा है आज से 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद, ठीक है, अ मदर्स एज विल बी ट्वाइस अ डॉटर एज। कह रहा है कि ये जो माँ की उम्र है, माँ की जो उम्र है वो बेटी की उम्र की क्या होगी, दोगुनी होगी। ये कहा उसने, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 4 years ago, कह रहा है और आज से 4 साल पहले, यानी आज से 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले जाओगे तो माँ की उम्र क्या होगी, x - 4 होगी, और बेटी की उम्र क्या होगी, y - 4 होगी। तो यही कह रहा है आज से 4 साल पहले द मदर वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज अ डॉटर, यानी कि जो माँ की उम्र है वो लड़की की उम्र की क्या थी, 3 गुना थी। यहाँ ब्रैकेट देखो मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 गुना y - 4 लिखोगे उसका मतलब अलग हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा के लिखोगे यानी 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आगे क्या कह रहा है बताइए, परसेंटेज बतानी है मतलब कि। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। देखिए पहली क्या है मेरे पास, x - 4, देखिए इससे मैं बनाता हूँ, x - 4 बराबर, जब 3 की मल्टीप्लाई कराओगे 3y हो गया आगे, और 3 चौक 12 हो गया है। ठीक है, x और y को एक तरफ ले लो, x - 3y, ये हो गया -12 + 4, यानी ये हो गया 8। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सॉल्व कराते हैं, ये देखिए ये है x + 6 बराबर 2 गुना y, यानी 2y, और 2 चिन्ह कितना होता है मेरे लाल 12। इसको इधर ले लीजिए, x - 2y, और 12 में से 6 गए 6, यानी मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। मैं इनको इधर लिखता हूँ, देखिए बड़े ध्यान से, x - 3y = -8, और एक क्या है x - 2y = 6। बोलिए, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, मेरे आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा। ये कट गया x, ये हो गया -3y + 2y हो गया बेटा -y, -8 और -6 कितना होता है बोलिए, -14, और ये कट गया, यानी y की जो एज आ गई वो आ गई 14 साल, यानी y यानी कि जो उसकी बेटी थी उसकी उम्र आ गई 14। उसने क्या पूछा है, माँ की उम्र बतानी है, माँ की उम्र बतानी है। y 14 है, y क्या है 14 है, अब आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, x की उम्र आ जाएगी। चलिए देखिए इसमें रखें, हमें दे रखा है x - 2y = 6,
y की वैल्यू रखिए, 14 दूनी कितना हो गया भाई 28 बराबर 6। जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 + 28, और 6 + 28 कितना होता है बताइए 34 साल, यानी कि माँ की उम्र जो है 34 वर्ष है, 34 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, मैंने मान लिया जैसे नंबर है ये सारे 2 डिजिट के हैं, ये सब 2 डिजिट के हैं, बताइए। या ऑप्शन से करके देखें, बताओ, बोलिए, ऑप्शन से करके देखें, ऑप्शन से कर लें तो बताइए, ऑप्शन से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है कि ये 2 डिजिट की संख्या है, ठीक है, और उनके डिजिट को जब आप जोड़ते हो तो कह रहा है आंसर आता है 9। ठीक है, अब आप इनको जोड़ के देखिए, 6 और 3 9 आ रहा है, इससे भी 7 और 2 9 आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है, 8 और 1 9, यानी अभी तक तो क्वेश्चन के हिसाब से सारी डिजिट सही बैठ रही हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, कह रहा है जब इनको उल्टा कर दे, चलो इसको उल्टा करो तो कितना हो गया 36, इसको उल्टा करो क्या हो गया 27, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो गया 45, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो गया 18। कह रहा है जब डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, ठीक है, क्या कह रहा है जो नया नंबर बना, नया नंबर ये बना ना डिजिट को रिवर्स करके, ये वाला जो बना हमारे 36 27 45 18, कह रहा है ये 27 कम है ओरिजिनल से, 27 कम है ओरिजिनल से, 27 कम है ओरिजिनल से। अब आप खुद ही बताओ कौन सा वाला जो है 27 कम है, आप इनको माइनस करके देखो, 63 - 36 करिए, बोले 63 - 36, बोलिए 13 में 6 गए कितने बचे 7, 5 में 3 गए 2, यानी कि इन दोनों का गैप जो है भैया ओरिजिनल नंबर और नए नंबर का जो गैप है वो तो 27 आ रहा है। अब इधर देखिए 72 - 27 करिए, 72 - 27 करिए, 12 में 7 गए 5, ये तो 5 आ गया लास्ट में, तो ये तो बिल्कुल गलत है साफ साफ। इसको करके देखिए 81 - 18 करिए, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 1 गया 6, यानी 63, ये भी गलत है। 54 - 45 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, बोलिए कितना आएगा 9 आएगा, तो ये भी क्या है साफ साफ गलत है। यानी कि केवल एक ही नंबर ऐसा है, एक ही नंबर ऐसा भैया जहां उसको उल्टा करा तो डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 27 आ रहा है, तो वो क्या है मेरे भाई ए, तो आंसर क्या हो गया ए। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे लाल, समझ आई बात, बोलिए क्लियर है, तो इसका उत्तर क्या हो गया ए। चलिए अगला देखिए, इसके फैक्टर करने हैं। चलिए फैक्टर करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, फैक्टर 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 यानी इसके गुणनखंड करने, यानी कि इसके गुण और खंड को अलग करना है, जो गुण खाता है वो खंड भी कर सकता है। आगे देखिए कह रहा है इसका फैक्टर करिए, अगर आप देखिए तो ये 9x² है, 12xy है, 4y² - 25 दिया है। ठीक है, मेरे को क्या दिख रहा है कि भैया ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कोई प्रॉपर्टी बन रही है, क्योंकि a² है, ये b² है, ये +2ab है। अब अगर आप इसको देखें, ये क्या है 9x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया a², प्लस ये जो 4y² है इसको क्या लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और आगे क्या पक्की बात है ये क्या होगा 2ab होगा, यानी कि 2 × a क्या है ब्रैकेट में जो है 3x और b क्या है 2y। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करिए देखिए वापस यही आ रहा है, 2 × 6 6 दूनी 12 और x × y 12xy, यानी ये बन गया, इतना तो ये बन गया, मैंने सॉल्व करा इसको तो ये आ गया मेरा। आगे क्या है -5, यानी इसको मैं क्या है 25 से लिखा रहता है 25 सॉरी। अगर आप इसको देखें तो ये बन गया मेरे भाई 3x + 2y का होल स्क्वायर बन गया, माइनस आगे क्या है 25, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से क्या है ये है a² - b²। अब आपको पता है a² - b² क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, तो हो गया 3x + 2y - 5, एक बार माइनस हो गए 3x + 2y + 5, ये उत्तर होगा। देखिए 3x + 2y - 5, 3x + 2y + 5, यानी कि 3x + 2y - 5 ये रहा, 3x + 2y + 5, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 41 देखिए क्या कह रहा है, 2/7 × 3/8 -1/4 × 2/9 5/6 × 3/10, इसको सॉल्व करिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ ये हो गया 2 एकम 2 2 चौका 8, ये हो गया, यानी ये हो गई 3 एकम 3 और नीचे आ गया 7 चौका 28, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब ऐसे से देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर हो गया 1 × 1 और 9 दूनी 18 हो गया, फिर क्या है प्लस का साइन है, ठीक है, ये हो गया 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऊपर बच गया 1 × 1 1 और नीचे हो गया 2 × 2 4, बस इसको सॉल्व करना है। 28 18 और 4 कितना है 28 18 और क्या है 4, इनका एलसीएम ले लीजिए। चलिए 2 एकम 2 2 चौका 8 2 नीम 18 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 7 14 9 और 2 एकम 2, और ये हो गया फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो एलसीएम आ गया कितना आ गया 2 दूनी 4 और कितना हो गया 9 7 63 63 × 4 4 × 12 6 चौक 24 और 1 25, यानी 252 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 252। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए 28 के टेबल में 252 कब आएगा, 28 के टेबल में 252 कब आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो आपके ये फैक्टर आए ना इसी से खेलेंगे हम। देखिए 7 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3। अब आप खुद ही देखिए 28 के टेबल में 252 कहाँ आएगा, आप यहाँ से 28 बनाइए बस। देखिए 28 क्या होता है 7 चौक 28, यानी 7 4 4 4, यानी 7 × 2 × 2 28 बन गया, बचा केवल कितना 3 × 3, यानी 9 बार में आता है, यानी यहाँ हो गया 3 × 9 यानी कि 27 माइनस। अब क्या 18 के टेबल में 252, यहाँ से 18 बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए 9 9 × 2 3 × 3 हो गया 9 9 × 2 कितना हो गया
18 केवल क्या बचा 7 गुणा 2 यानी 14 बार आता है। कितनी बार आता है? 14 बार हो गया। प्लस 4 के टेबल में 252। अब देखिए 4 बनाइए, देखिए ये रहा 2 गुणा 2 4 मिल गया, बचा क्या आगे का 3 3 9 9 7 63 यानी 63 बार में आता है। समझ आई बात? तो फैक्टर ये जो हम लिख करते हैं ना, ये जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पर काम भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम नहीं आ रहे। अब देखिए 27 माइनस आधा करिए, 7 में 4 गए 3, 2 में से 1 गया 1 प्लस 63 बटे 252। इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 1 7 बटे में 252। ठीक है, 4 से काटा जाए इसको, बोलिए 4 से काटिए, 4 1 जा 4, 7 में 4 गए 1 16, 4 4 16, 4 6 जा 24, 5 में 4 गए 1 4 3 12 यानी 14 बटे 63 आ गया, 14 बटे 63 आ गया। बताइए क्या ये और कट सकता है? सही काटा हमने, गलत काटा है मेरे को ऐसा लग रहा है। 4 1 जा 4, 7 में 4 गए 3, 4 9 जा ये 19 आएगा ना, 4 9 जा 36 यानी 19 बटे 63। कितना आ गया भाई? 19 बटे में 63, और ये हमारे पास साफ साफ ऑप्शन में डी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इसका क्यूब रूट बताओ। ओ क्यूब लूट बताना है, क्यूब लूट बताना है, जहां लूट मची है वहां क्यूब आ रहे हैं। हाँ पापा गैंग वालों समझ आ रही है कहानी? बताइए पापा गैंग वालों समझ आ रही है कहानी? क्लियर है सभी को? बोलिए, या दिवाली मनाने में सब व्यस्त है। देखिए क्या कह रहा है, क्यूब रूट बताना है इसका। अब आप देखिए इसका क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है, यानी सीधी सी बात ये करना है। 0.027 आपको पता है 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3 का होता है। और कितने डेसिमल की राइट साइड गिनी, कितनी संख्या 1 2 3, और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट का साइन है यानी 3, 3 को 3 से डिवाइड करें कितना है 1, 1 यानी कि भैया सीधी सी बात है, ये तो हो गया 3 और पीछे से 1 गिनी 1, तो यहाँ लग गया डेसिमल और आगे माइनस का साइन। अब देखिए ये क्या है 64, आपको पता है किसका क्यूब होता है? 4 का, 4 का, ठीक है भैया यहाँ लिख दो 4। अब देखिए कितनी संख्या है डेसिमल की राइट साइड, 1 2 3, 1 2 3 यानी 6, 6 को 3 से डिवाइड करें कितना है 2, यानी पीछे से 2 गिनिए 1 और 1 2 और अब डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका आप देखिए ये बन गया हमारे पास माइनस का 0.3 और नीचे हो गया 0.04। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 बन जाएगा, और 100 बन गया तो तुम्हारे जीवन में भी 100% अंक आ जाएंगे। इंटू 10 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, केवल क्या बच गया भाई -30 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो हो गया 15 बटे में 2 यानी -15 बटे में 2, -15 बटे में 2, और साफ साफ उत्तर ये रहा -15 बटे में 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ ये, इसका क्यूब रूट बताना है। देखिए क्या है क्यूब रूट 0.5 इंटू 0.25। अगर आप देखें तो इसको 0.5 और ये जो 0.25 है इसको 0.5 गुना 0.5 लिख सकते हैं। आप देखिए तीनों संख्या सेम है और क्यूब रूट है, और क्यूब रूट खुद ही कहता है अगर 3 संख्या सेम है तो उसमें से एक संख्या क्या है बाहर आ जाएगी और वही उत्तर हो जाएगा। यानी जब आप एक संख्या बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगी 0.5 आएगी, क्योंकि तीनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है क्यूबिकल कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2.197 मीटर क्यूब है, तो कह रहा बताइए उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है। एज मतलब किनारा, क्या है किनारा। कह रहा है घनाकार पात्र का आयतन 2.197 मीटर क्यूब है, तो कह रहा है प्रत्येक किनारे की लंबाई बतानी है। आपको पता है वॉल्यूम जो होती है क्यूब की वो क्या होती है ए का क्यूब। उस वॉल्यूम मुझे दे रखी है कितनी 2.197 मीटर क्यूब बराबर ए का क्यूब। अब मुझे क्या पूछनी है एज बता रहा है, एज का मतलब क्या है ए की वैल्यू यानी जो साइड है वो बतानी है, अगर आपको ए का क्यूब पता ही है और यहाँ से ए निकालना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे भैया इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दो, इसके ऊपर क्या लगा दो क्यूब रूट लगा दो। अब आप बताइए 2.197 यानी कि 2197 किसी का क्यूब होता ही नहीं होता है। पॉइंट भूल जाइए, जब क्यूब की बात आती है तो पॉइंट भूल जाइए, क्यूब और स्क्वायर रूट की बात आती है। बताइए 2197 किसी का क्यूब होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है मास्टर, 13 का क्यूब होता है, तो यानी पक्की बात है भैया यहाँ तो 13 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में हर एक में 13 है, 13 एक ही ऑप्शन में है, यानी यहीं से मेरा सही दिख रहा है मुझे तो साफ साफ। देखिए लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कितनी डिजिट है, क्या नाम है, कितनी संख्या है डेसिमल की राइट साइड 1 2 3, कितनी 1 2 3, और 3 को 3 से डिवाइड करो 1, पीछे से 1 गिनो 1, तो यहाँ डेसिमल लग गया बराबर ए, यानी कि भैया ये ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू 1.3 मीटर है, ए की वैल्यू 1.3 मीटर है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 है और xy बराबर 8 है तो कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। अब खुद ही देखिए आपके पास दे रखा है 2x प्लस 3y, अगर इसको होल स्क्वायर करें, इधर भी क्या है 12 है ना, तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर होता है हमेशा कभी भी करते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 12xy, और 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 144। मुझे केवल यही बताना है तो मैं इससे छेड़खानी नहीं करूंगा,
मुझे क्या है 12xy की वैल्यू रख दूं, बताओ। यहाँ अगर xy की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, यहाँ रख दो 8, 12 गुना 8 बताइए कितना होता है, 96, 96 होता है। तो यानी सीधी सी बात है 96 उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, तो बस यानी कि ये आ गया उत्तर। 4x² प्लस 9y² बराबर 144, 12 8 96, 144 माइनस 96 कर दीजिए, खत्म कहानी। कितना आ गया बोलिए, 14 में से 6 गए 8, यानी लास्ट में 8, और यहाँ गए 13 में से 9 गए 4, यानी कि 48 आंसर आ गया। बस वेरी इजी यार, वेरी वेरी वेरी। अब तुम्हें इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे कि तुम कहीं छोड़कर नहीं आओगे इन्हें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट जो है 5.776 का बताइए किसके बीच, कौन सी संख्या के बीच में आने वाला है, ये वो पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है, बताइए किसके बीच में आएगा, आप ही बताइए। किसके बीच में आएगा, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है। 5.76 यही है, बस आप ये पता कर लो 576 किसका स्क्वायर है, 576 किसका स्क्वायर है, ये पता कर लो, बस दी एंड दी एंड दी एंड। चलिए अब देखिए 576 का पता करते हैं किसका स्क्वायर है। यहाँ लिखिए 576, एक ऐसी लाइन खींचिए, पीछे से पेयर बनाइए, एक और एक है, ये तो बन नहीं सका क्योंकि अकेला है, तो अकेला दो। 5 से नीचे किसी का स्क्वायर आपका बिल्कुल 2 का होता है, माँ साहब 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, माइनस कर दीजिए, 5 में 4 गया 1, ये 76 नीचे ले आइए। अब जो आपने ऊपर चढ़ाया 2, इसको यहाँ लाकर दोबारा से ऐड कर दीजिए, 2 और 2 कितना होता है भाई, 4, कितना होता है 4, 4 4 4। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 4 है और यहाँ क्या 17 है, 4 का टेबल पढ़िए और देखिए 17 से नीचे क्या आता है, 4 4 16, 4 4 16 होता है ना, 17 से नीचे 4 गुणा 4 यानी 6, यानी पक्की बात है भैया, आप यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, और यहाँ पर भी 4 रख दीजिए, और 44 गुना 4 करिए एक बार, 44 गुना 4 करिए, देखिए 4 4 16, 4 4 16 17, यानी 176, और ये इससे क्या है कट गया है साफ साफ, ये हो गया 0। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, 24 आई है, 24 आई, यानी कि अंडर रूट जो अगर मैं बात कहूँ, स्क्वायर रूट की बात करूँ 576 का, वो क्या होता है 24 होता है, यानी पक्की बात है भैया 24 आ गया, 24 आ गया, ठीक है भैया 24 आ गया। अब देखिए इसका पता चलेगा, अब देखिए डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या, 1 और 1 2, कितनी है 2, 2 है। अब ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 2 लेते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करो कितना बचा 1, तो यानी एक बार गिनिए पीछे से 1 और यहाँ लग गया, यानी इसकी वैल्यू भैया ये आ गई 2.14 2.4। अब आप बताइए 2.4 किसके बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा ना, 5 और 6 के बीच में आएगा ना, 9 और 10 के बीच में आएगा ना, केवल किसके आएगा 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, विच नंबर स्क्वायर एंड विद डिजिट 6, कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग अंक छेगु पर समाप्त होवत है, बताइए। कह रहा है कोनो संख्यान का आप वर्ग करेंगे और ई का जो है अंत जो है भैया ये 6 पर होवत है, 6 पर, बताइए किसका होगा, किसका होगा। आप देखिए लास्ट की बिट डिजिट पकड़ लीजिए, यहाँ क्या है 7, 7 की जब आप 7 खुद ही सोचिए 127 इंटू 127 करोगे तो लास्ट में तो 7 इंटू 7 ही तो आना है, फिर हम क्रॉस लगा देते हैं मल्टीप्लाई में, लगाते नहीं लगाते, ये बता दो। एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 14 का स्क्वायर करना है, मैं कहूँ बताओ इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, तो आप ऐसे ही तो करते हैं 14 गुना 14, 4 4 16, 4 एकम 4 1 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 यानी 6, 5 और 4 9, 196 ये होता है। अब आप खुद ही देखिए जब आपने यहाँ क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस लगा दिया तो यहाँ तो एक ही संख्या आई और वो क्या आई 6, और ये 6 कैसे बन रही है, इसकी आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई करके 4 गुना 4 करके, और यही यहाँ पर क्या है 16, 16 का आखिरी क्या है 6, तो यही बना। तो यानी ऑब्वियस ही बात है, मुझे इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट डिजिट पकड़ूंगा उसका स्क्वायर करूंगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी ये तो 9 से एंड हुआ। ऐसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये 5 से एंड हुआ। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये 4 से एंड हुआ। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये 6 से एंड हुआ। उसने किससे पूछा था 6 से एंड होने वाला बताना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए 48, कह रहा क्यूब रूट 27 बटे रूट 16 डिवाइड बाय रूट 81 बटे रूट 64 इंटू क्यूब रूट 729। क्यूब रूट 27 क्या होता है आप ही बताइए, किसका क्यूब होता है 3 का, रूट 16 क्या होता है 4 होता है, डिवाइड रूट 81 क्या होता है 9 होता है मास साहब, और रूट 64 क्या होता है बताइए किसका होता है 8 का होता है, गुना क्यूब रूट 7 दोनों ये किसका होता है 9 का। पहले डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास का रूल कहता है, तो 3/4 इसको उल्टा कर दीजिए, 8 बटे क्या हो जाएगा 9 इंटू में 9 हो गया, बस आप कुछ भी उड़ा दीजिए, देखिए 9 से 9 गया, बोलिए 4 दूनी 8 हो गया, केवल क्या बच गया 3 गुना 2, और ये कितना होता है 6 होता है, खत्म कहानी 6 होता है, ये 6 होता है, 6 होता है, तो उत्तर क्या है 6 हो गया है। अगला देखिए 49, कह रहा है रेगुलर पॉलीगन है 12 साइड, कह रहा है रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 12 साइड है, तो कह रहा है बताइए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, कह रहा है हर एक एक्सटीरियर एंगल का नाप बताइए। बहुत ही इजी, आपको पता है वन एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं बात करूं वन एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर एन का मतलब होता है, ये एन है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, एन का मतलब क्या होता है मेरे लाल नंबर ऑफ साइड। एक एक्सटीरियर एंगल बताना है ना, वो बोला ना मेजर ऑफ ईच का मतलब है एक ही बता दो आप, 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, एन यानी कि साइड कितनी है आपके पास 12, इससे डिवाइड कर दीजिए कितना हो गया 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री आ गया, खत्म कहानी। 30 डिग्री इज द सही आंसर, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए 50, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 50,
देखिए समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 20%, 50। कह रहे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10%, 20%, 50% की वृद्धि की जाती है। तो कह रहा बताइए उसकी वॉल्यूम में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, सॉरी, उसकी वॉल्यूम में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। आप एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आपको पता ही होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी सीधी सी बात है भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर उसकी लंबाई बदली तो भी वॉल्यूम बदलेगी, उसकी चौड़ाई बदली तो भी वॉल्यूम बदलेगी, हाइट बदली तो भी वॉल्यूम बदलेगी, बस सीधी सी बात है। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं कि जैसे हमारे इसमें होता है एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो यहाँ तो सब वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए उसने क्या करा, लेंथ को बढ़ाया, ब्रेड को बढ़ाया और हाइट को बढ़ाया, कितना बढ़ाया 10%। तो मैंने लिखा भैया 100, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको फिर वही कह रहा हूँ, ऐसे ही करना है। बढ़ाइए 10% तो कितना हो गया 110 हो गया ऊपर। फिर कितना बढ़ाया भाई 20%, तो ये हो गया 120 हो गया, यानी लेंथ बढ़ गई, ब्रेड बढ़ गई। अब हाइट को भी बढ़ा दीजिए, हाइट कितनी बढ़ाई 50% की हो गया 150। अब देखिए 0 0 0 0 0 0, चलिए ये हो गया 0 0 कट गए। बताइए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर की, कितना हो गया 11 गुना 12 ही हो गया 120, और कितना हो गया 12 ही हो गया 2 2 और 1 3, यानी 132 आ गई इनकी मल्टीप्लाई, गुणा 15 और कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, यानी 0 6 और 2 8, 6 और 3 9, यानी कि 1980। कितना आ गया मेरे भाई 1980, नीचे क्या आ गया 1000 आ गया। देखिए 0 से 0 फिर कट गया, केवल क्या हो गया 198 और अपॉन में 100। मैंने अभी शुरुआत में बताया था, यानी इसका मतलब क्या है, पहले वॉल्यूम 100 थी और अब कितनी हो गई है 198 हो गई है। पहले वॉल्यूम 100 थी और अब कितनी हो गई 198 हो गई। अब आप खुद ही बताइए कितनी वॉल्यूम बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई 198 हो गई, तो आपको भैया 98 बढ़ गई। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो नीचे क्या रखो, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 100, और इसको क्या कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, केवल क्या बचा 98%, 98% क्या है बढ़ावा आया है वॉल्यूम में। ठीक है, इस तरीके से करिएगा, दुनिया भर के मेथड लगाएंगे तो रोते रहेंगे फिर पेपर में। अगला देखिए कह रहा है, अ रूम इज इन द शेप ऑफ क्यूब। कह रहा है एक रूम जो है क्यूब के शेप में है, यानी एक रूम जो है घन के शेप में है, और जो सबसे लंबी उसके अंदर रोड आ सकती है वो कितनी है 21√3। 21√3, तो कह रहा है एरिया बताइए फ्लोर का, फ्लोर का, यानी कि क्यूब होगा, क्यूब का जो फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है, कह रहा है उसका एरिया बताइए। एक बात बता दूं, जब भी ऐसी कहानी लिखे कि क्यूब के अंदर जो सबसे लंबी रोड आ सकती है, इसका मतलब है वो डायगोनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि भैया वो क्यूब के डायगोनल को कह रहा है कि वो क्यूब का जो डायगोनल है वो इतना लंबा है। अब आपको पता है डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a बराबर, यही होता है डायगोनल, बराबर क्या, ये जो आपको वैल्यू दी है 21√3। देखिए √3 से √3 कट गया, केवल a बराबर क्या आ गया 21, और जहां a का मतलब क्या होता है साइड, a का मतलब क्या होता है साइड। अब आप खुद ही बताइए, क्यूब का जो बेस होता है, यानी जो फ्लोर है नीचे क्यूब का होता है, कैसा होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर है, तो सीधी सी बात है क्यूब का जो बेस होता है वो कुछ इस प्रकार से तो होता है स्क्वायर जैसा। ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। a मुझे पता चल गई ये है 21, तो क्या आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, ये स्क्वायर ही तो है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, और 21 गुणा 21 क्या होता है बोलिए 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, खत्म कहानी, यानी ए हो गया, सी इज द एरिया ऑफ फ्लोर। अगला देखिए 52, कह रहे क्यूलेटर ट्राइंगल है, क्यूलेटरल कह रहे क्यूलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज है, जिसका एरिया 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका पेरीमीटर बताइए। आप देखिए, आपको पता है एरिया जो होता है क्यूलेटरल ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। बोलिए एरिया दिया उसने 16√3, तो एरिया की जगह रख दिया मैंने 16√3 बराबर √3/4 गुणा में मेरे भाई कितना साइड का स्क्वायर। अब देखिए √3 से √3 कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 गुना 4 बराबर क्या आ गया साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से साइड निकालनी है तो मैं ये स्क्वायर है इसके ऊपर भेज दूंगा, अंडर रूट में डाल दूंगा इसे, यानी अंडर रूट 16 गुना 4, ये आ गया मेरे भाई साइड। अब आप खुद ही बताइए अंडर रूट 16 कितना होता है, आप कहेंगे भैया 4 होता है, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2, यानी कि भैया साइड की वैल्यू आ गई 4 गुना 2, यानी कि भैया 8 बराबर आ गई साइड, क्या आ गई 8, क्या आ गई साइड आ गई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अंडर रूट 16 यानी 4, अंडर रूट 4 यानी 2, 4 गुना 2 यानी कि 8 आ गई साइड। अब एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। यानी अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसकी अगर ये साइड 8 है तो ये भी क्या है 8 है, ये भी क्या है 8 है। अब इसका पेरीमीटर नहीं बता सकते, पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड का जोड़, 8 को 3 बार जोड़िए, बताइए कितना हो गया, 8 किया कितना होता है बोलिए 24, तो खत्म कहानी 20/24। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रोम्बस है PQRS, आप देख पा रहे हैं इस चित्र में साफ साफ आपको दिख रहा है समचतुर्भुज। कह रहा है PQR ये एंगल 70 डिग्री है, कह रहा है इस एंगल का मेजर बताइए RPS का, RPS
ठीक है। आपको पता है रोम्बस में जो होता है मेरे भाई, जो एडजॉइनिंग एंगल होते हैं, यानी जो दो लगातार एंगल आते हैं, उनका सम 180 होता है, 180 होता है। अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये जो पूरा एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि दोनों साथ आ रहे हैं, एक इधर है तो एक इधर है, या फिर ऐसे ऐसे देखते आप। ठीक है, ये 70 है, तो ये बताइए कितना होगा, 180 माइनस 70 करिए, कितना आया, 110, यानी कि बड़े भाई ये पूरा एंगल 110 डिग्री है। और रोम्बस की एक खास बात होती है कि जब रोम्बस के डायगोनल खींचे जाते हैं, जब ये रोम्बस का डायगोनल खिंचता है, तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स पर P पर, ये इसको आधा आधा बांट देता है। क्या कर देता है, आधा आधा बांट देता है। अब आप खुद ही बताइए, 110 को आधा बांटेंगे तो यहाँ क्या होगा, 55 होगा, इस तरफ भी क्या होगा, यानी ये वाला इतना एंगल 55 हो गया, और जो बचा हुआ ये वाला एंगल है ऊपर का, ये भी क्या हो गया, 55 हो गया। तो सीधी बात है, आरपीएस एंगल कितना आ गया, 55 आ गया, डी। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, आइए। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू सॉरी एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 1:4, कह रहा है नंबर ऑफ साइड बता दीजिए इस पॉलीगन की। आपको एक संबंध बताऊं मैं, देखिए, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा हमेशा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बड़े भाई, वो 180 डिग्री होता है। उसने क्या कहा, एक्सटीरियर, ये जो 1:4 है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो दे रखा है 1:4। मैं इसको 1x मान लूं, इसको 4x मान लूं, बताओ, यानी इंटीरियर एंगल 1x है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल 1x है, इंटीरियर एंगल 4x है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 1x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से जोड़ूं तो ये हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 180 को 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 8 में 5 गए 3, हो गया 5 36, यानी कि 36 डिग्री आ गई x की वैल्यू। यानी कि एक्सटीरियर एंगल है भैया 1 × 36, यानी कि ये तो हो गया 36 डिग्री। और अगर इंटीरियर निकालेंगे तो 36 गुना कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 36 गुना 4 बताइए कितना होता है, 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री। यानी कि सीधी सी बात है, इंटीरियर एंगल 144 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री, लेकिन उसने हमसे क्या बोला, नंबर ऑफ साइड बताओ, साइड बताओ। एक बात बताओ, आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। अभी मैंने बताया था एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जहां पर साइड था, एक एक्सटीरियर एंगल कितना, 36, तो इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी 36 बराबर 360 डिग्री बटे में क्या, एन। अब आप इसको देखिए, 36 दाम 60, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 1, और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन किसके बराबर आ गया, 10, यानी कि भैया 10 साइड है इसकी क्या है, 10 साइड थी। ठीक है, चलिए 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, बहुत ही बेसिक, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, आप ही बताइए कैसे बदलेंगे। आप कहेंगे भैया 25, एक बात भी देखिए, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो आप लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। लेकिन अगर उल्टा आना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, 18/5। हमें तो उल्टा आना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5, तो ये हो गया 25, ये हो गया। ठीक है, ये बोलिए 5/8 4, और ये हो गया 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है। अगला देखिए क्या कह रहा है, बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, 3 पीसीज है टिम्बर के, जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट कॉल आ रही है यार, वेट, मैं टेक्स्ट मैसेज डाल दूं। बताइए, कह रहा 3 पीसीज है टिम्बर के, एक 143 मीटर है, एक 78 मीटर है, और 117 मीटर लॉन्ग है, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। कह रहा है कि इतने लंबे लंबे जो है, एक 143 मीटर, एक 78 मीटर, एक 17 मीटर का जो है हमारे पास क्या 3 लकड़ी के टिम्बर हैं। कह रहा है इनको बराबर लंबाई में काटना है, क्या करना है, बराबर लंबाई में काटना है। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो कह रहा है कि हर एक प्लैंक की जो है सबसे बड़ी लंबाई क्या ली जा सकती है, सबसे बड़ी से बड़ी और बराबर हो। तो इसका मतलब है जब भी ऐसा शब्द मिले, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मिले, यानी ये एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, यानी इन तीन संख्या का एचसीएफ बताना है। तो देखिए आपके पास संख्या क्या है, 143 है, एक 78 है, और एक 117 है। इनका एचसीएफ निकालने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी मैंने डलवा रखी है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पे एक वीडियोस का सेक्शन होता है, उसमें जाइए और नीचे स्वाइप करके देखेगा, वहां लिखा होगा एचसीएफ निकालने का तरीका, सब्ट्रैक्शन मेथड, और मैं आज आपको वही बताता हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए होता क्या है, इन दोनों को माइनस करिए 143 माइनस 78 करिए, बोलिए 13 में 60 के 5 बचे, यहाँ हो गया 13, और ये कितना आ गया 6, यानी 65 आ गया। बोलिए ये कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करिए, 117 माइनस 178, आप देख लीजिए नया तरीका है, 17 में से 8 गए कितने बचे भाई 9, 10 में 7 गए 3, ही आ गया 39। अब जो रिजल्ट आया इन दोनों को माइनस करिए, 9 में से 5 गए कितना हो गया
कितना, सॉरी 65 माइनस कितना है 29, 15 में से 9 गए 6, 5 में 3 गए 2, यानी कि 26 आ गया। 26 आ गया। बड़े ध्यान से देखिए, जो 26 आया, ये जो 26 आया, ये बीच आया, ये जो 26 आया, या तो एक खुद इनका एचसीएफ होगा, या तो एक खुद इनका एचसीएफ होगा, ये 26 के जो फैक्टर होंगे वो एचसीएफ होगा। आप ऑप्शन में देखिए 26 तो नहीं है, लेकिन 26 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, आप कहेंगे भैया 2 और 13 यही होंगे। और क्या-क्या हो सकते हैं बताइए, और किससे कटे गए? 1 और 26 यही फैक्टर होंगे, यही फैक्टर होंगे, 1 और 26 या 2 और 13। अब खुद ही बताइए, देखिए 13 और 26 या 2 में से कोई ऑप्शन में है? आप कहेंगे बिल्कुल है भैया 13 है, तो भाई खत्म कहानी, यानी कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। आप मेरी इसके ऊपर पूरी डेडिकेटली एक वीडियो बनाई है मैंने, 6-7 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखिएगा, सर्च करिएगा एचसीएफ कैसे निकाले, सब्ट्रैक्शन से, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। हमने ना इसके फैक्टर करे, ना हमने इनको डिवाइड करा, वरना हमारे पास तरीके क्या है, तो फैक्टर करने का, या इनको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हमने वो कुछ भी नहीं करा, हमने सीधा ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अगला देखिए 57, कह रहा है 36 वर्कर, कह रहा है यदि 36 वर्कर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं तो कह रहा है बताइए कितने वर्कर की जरूरत होगी उसी कार्य को 30 दिन में करने के लिए। इसका जो संबंध होता है बेटा M1D1 बराबर M2D2 से होता है, यानी जब एक ही कार्य है, जब कार्य एक ही है लेकिन करे अलग तरीके से जा रहे हैं, यानी कुछ आदमी कुछ दिन में कर रहे हैं, कुछ आदमी कुछ दिन में कर रहे हैं, तो वहां ये संबंध यूज करते हैं। देखिए कह रहा 36 वर्कर, जहां पे M का मतलब है मैन, D का मतलब है दिन, तो कितने वर्कर है हमारे पास 36 वर्कर है, और ये कितने दिन ले रहे हैं मेरे भाई 50 दिन ले रहे हैं। तो वो यही कह रहा है बताइए कितने मैन, हाउ मेनी वर्कर, यानी M2 की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है बताइए कितना समय लेंगे इस कार्य को करने में 30 दिन में। तो कुछ है इसमें, डिवाइड ही तो मानना है, 0 से 0। देखिए 3 से हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 12 पंजे कितना होता है भाई 60, यानी कि भैया 60 आदमी चाहिए। कितने चाहिए मेरे भाई 60 आदमी की जरूरत है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 58, क्या कह रहा है इफ x बराबर 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बताना है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ x जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट है, तो जब भी डिनोमिनेटर में मेरे भाई रूट आ जाए तो आपको क्या है पहले रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटेगा मास्टर, क्वेश्चन ये है, आओ मैं बताता हूँ कैसे हटेगा। देखिए आपके पास क्या x बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या है 2 माइनस रूट 3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है जो आपको क्या करना होता है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन कैसे होता है, रूट जो डिनोमिनेटर में संख्या क्या है 2 माइनस रूट 3, इसको लिखिए 2, बस ये जो माइनस है इसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, नीचे भी क्या हो गया 2 प्लस रूट। अब आप खुद ही देखिए ऊपर क्या है a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम जैसे है ना, कि a हमारा 2 है, b भी क्या है 3 रूट 3 है। अब खुद ही देखिए सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। अब सेम नंबर की मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है आप खुद ही बताइए, अगर दो नंबर सेम बार मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे मैं कहूँ 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये दोनों सेम नंबर है, तो आंसर क्या होता है 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यही करते हैं। ऐसे ही दोनों सेम संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ क्या है, एक बार a माइनस बी हो रहा है, एक बार a प्लस बी, और इसका आंसर क्या होता है आप ही बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया भैया 2 का स्क्वायर माइनस बड़े भाई रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे तो पहले होगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 2ab क्या होता है फिर 2ab यानी 2 दूनी 4 रूट 3, ये हो गया 4 रूट 3। अब आप नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर करो कितना होता है रूट 3 ही नहीं होता, केवल 3 होता है। चलिए इसको जोड़िए 4 और 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, और नीचे क्या आ गया 1 आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 4 रूट 3। यानी भैया सीधी सी बात है, ये मेरे पास नई x की वैल्यू हो, जो x शुरुआत में 2 प्लस रूट 3 था, अब वो क्या बन गया, यानी इसकी जगह मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 7 प्लस 4 रूट 3। क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा है कि आपको x माइनस 7 की वैल्यू बतानी। अच्छा चलिए x क्या था, ये था, और माइनस क्या करना है भाई 7 का होल स्क्वायर करके बताना है। देखिए 7 से 60 तो कर दिया क्योंकि प्लस और माइनस सेम है, केवल क्या बच गया 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या इसको नहीं बता पाएंगे आप, बोलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, अभी बताया रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 थे कितना होता है 48, यानी खत्म कहानी, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलिए क्लियर है, बोलिए 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 जल्दी, क्लियर है। अगला देखिए 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 की होल पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। चलिए पहले इसको सॉल्व करिए। क्या है भैया 3 की पावर 6 जब डिवाइड है किससे 3 की पावर 4 से, और उसकी भी होल पावर क्या है मेरे भाई 2 है, और डिवाइड है 3 की पावर 2 से, यही है। जब आप इसको देखेंगे तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ये कितना हो गया 3 की पावर 6 माइनस 4 ये होल पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 3, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया भाई 2, और उसकी भी होल पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। ये हो गया, बोलिए 3 की पावर कितनी हो गई 4, और ये हो गया डिवाइड बाय 3 की पावर 2। फिर से वही कहानी 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, पावर से पावर क्या है फिर से माइनस हो जाएंगी, और 4 माइनस 2 कितना हो गया 3 की पावर 2 हो गया है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, बोलिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन 60
60वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल लास्ट में बचे हैं। कह रहा है 2 सिलेंडर्स, कह रहा है 2 सिलेंडर, बड़े ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 सिलेंडर है जिनकी रेडियाई जो है 2:3 में। देखिए 2 सिलेंडर है, उसका रेडियस अलग होगा, उसका रेडियस अलग होगा। मैं पहले सिलेंडर का रेडियस मान लेता हूँ R1, दूसरे का मान लेता हूँ R2। कह रहा है इनका जो रेशियो है वो क्या है 2:3 यानी कि 2/3 है। कह रहा है उनकी हाइट सेम ऐसी, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं एक सिलेंडर की, दूसरी की h2। कह रहा है इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। कह रहा है रेशियो बता दीजिए इनकी वॉल्यूम का। किसका बताना है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम 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 आप बताइए वॉल्यूम। अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई। आर क्या लेंगे इसका, R1 का स्क्वायर, हाइट क्या लेंगे h1 का स्क्वायर। सेम ऐसी पाई R2 का स्क्वायर h2। देखिए पाई से पाई तो कट गया क्योंकि सेम वैल्यू है। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर h1 अपॉन h2। R1 क्या है मेरे पास वहां से 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे जब आप यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 4 इंटू h1 क्या है भैया 3 है। नीचे ऐसे R2 का स्क्वायर यानी R2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और हाइट 2 कितनी है 2 है। ठीक है भाई, तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि 3 क्या हो गया, एक हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। गलत काट दिया क्या, कुछ गलत काट दिया, ऐसा लगा कुछ गलत काट दिया। हाँ ये रहा ना 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा ना, वही तो कह रहा हूँ कुछ गलत कट गया, सब 1 बन गया। ठीक है 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि कितना हो गया 2/3 यानी कि भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब मास साहब 2:3 होगा, 2:3 होगा, खत्म कहानी सी। ठीक है चले आगे बढ़े, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। कह रहा है 1/3 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है मैंने नंबर मान लिया x है, x है। कह रहा है x में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है आ गया। एंड द डिफरेंस, कह रहा है जो डिफरेंस आया यानी कि जो घटाया इज मल्टीप्लाइड बाय 6। कह रहा है इसको 6 से मल्टीप्लाई करा जाता है, कर दिया। द रिजल्ट इज 25 और ऐसा करने से जो रिजल्ट आया यानी कि जो आंसर मिला वो क्या मिला 25 मिला। तो कह रहा है नंबर बता दे यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। खत्म कहानी। आइए देखिए इधर, ये हो गया। अब देखिए बड़े ध्यान से, इस 6 की मल्टीप्लाई करिए एक बार आगे और एक बार पीछे, तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 6/3 बराबर 25। बोले कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करिए, 3 दूनी कितना हो गया 6 यानी 6x माइनस 2 बराबर में कितना आ गया 25। अगर आप यहाँ से 6x की वैल्यू देखें तो 25 प्लस 2 कितना होता है 27। आगे आके x निकालें तो कितना हो गया बोलिए 27/6। ये कितना हो गया बोलिए 3 निम 27, 3 दूनी 6 यानी कि मार्ट साहब 9/2, मार्ट साहब 9/2 यानी कि x की वैल्यू मार्ट साहब 9/2 आ गई। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं भाई, कुछ था ही नहीं। अगले देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या इनमें से कौन सी ट्रू है बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। अगर आप देखें यहाँ क्या है 5/8 प्लस 7/12 बराबर 7/12 प्लस 5/8। ये आपको पता है रेशनल नंबर में अगर आप ए क्या नाम है a प्लस बी करें या b प्लस a करें आंसर सेम आना है, ये तो सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये तो सत्य है। अगला देखिए 5/8 माइनस 7/12 बराबर 7/12 माइनस 5/8। आपको पता है रेशनल नंबर का जो अगर आप डिफरेंस करते हैं a माइनस बी करें, अगर आप देखिए यहाँ से सीरीज बात है a प्लस बी किसके बराबर होता है b प्लस a के बराबर होगा, चाहे आप संख्या को आगे पीछे करके जोड़ लो। लेकिन अगर आप a माइनस बी करें और b माइनस a करें तो आंसर सेम नहीं आता, ये वाली तो बात गलत है। अगला देखिए क्या कह रहा है 5/8 डिवाइड बाय 7/12 क्या बराबर होगा 7/, अगर मैं आपको कहूँ 4 को 2 से डिवाइड करो 2 को 4 से, क्या आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। यानी ये बात भी क्या है भैया गलत है, ये भी गलत थी, ये भी गलत है। अगला देखिए यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ क्या है प्लस है, तो ये भी क्या है गलत है। केवल सही क्या है ए है, केवल सही क्या है ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अगले देखिए 63। चलिए कह रहा बताइए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बहुत ही ये भी सेम वही कहानी है। देखिए ट्रू नहीं है, देखिए यहाँ क्या 1/3 2/5 4/7। ठीक है सेम वैसे जुड़ रहे हैं 1/3 2/5 4/7 आंसर तो सेम ही आना, ये तो सत्य है। देखिए 1/3 गुणा 2/5 गुणा 4/7। अब देखिए सेम ऐसी मल्टीप्लाई 1/3 2 गुणा 5, ये भी सत्य है। आपको पता है चाहे आप 2 गुणा 3 गुणा 4 करो, 4 गुणा 3 गुणा 2 करो, आंसर सेम ही आना, इसमें कोई फर्क तो है नहीं। अगला देखिए बहुत ध्यान से क्योंकि यहाँ माइनस का केस है 1/3 माइनस 2/5 माइनस 4/7। अब देखिए बड़े ध्यान से 1/3 माइनस, आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब ब्रैकेट खोला जाएगा, जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 अंदर की संख्या क्या है जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस की क्या है प्लस में हो जाएगी, यानी इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या है 1/3 माइनस 2/5, वहां प्लस 4/7 था लेकिन यहाँ क्या है माइनस 4/7, तो यानी कि ये वाली जो बात है ये गलत है। ये क्या थी सही थी, बाकी ये क्या है गलत थी। समझ आई बात, तो इस तरीके से इसको करिएगा। चलिए 64 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है रोहित मल्टीप्लाई नंबर बाय 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। अच्छा कह रहा है रोहित के पास कोई संख्या थी, उसने क्या करा उसको करना तो संख्या को 2 से भागता लेकिन उसने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मैंने मान ली संख्या 200 थी, उसने क्या करा भैया पहले उसने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को 2 से, तो आप बताइए नंबर क्या बन गया 200, लेकिन असलियत में उसको क्या करना था इसको 2 से भाग करना था, तो बताइए कितना आता 50 आता, यही आता। अब वो क्या कह रहा है
कि रिजल्टेंट नंबर यानी ये वाला जो नंबर है ये आना था ना रिजल्ट में, कह रहा रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट वैल्यू। तो कह रहा जो रिजल्टेंट नंबर है वो करेक्ट नंबर का जो है क्या है, ठीक है। तो कह रहा परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, बताइए परिणामी संख्या जो है सही मान का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो बोलिए क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अटपटी हो गई है ना। अब रिजल्टेंट आप किसको मानेंगे, रिजल्टेंट नंबर देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। रोहित मल्टीप्लाई नंबर बाय 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। कह रहा है कि नंबर को डिवाइड तो 2 से करना था लेकिन रोहित ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यानी कि मेरे हिसाब से तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए, ये रिजल्टेंट आना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि तो वही कह रहा है कि रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट वैल्यू। तो कह रहा है जो रिजल्टेंट नंबर है यानी कि 50 वो कितना परसेंट है करेक्ट वैल्यू यानी कि 200 के, यही कहना चाह रहा है इंटू 100%। 0 से 0 कट गए, बोलिए 0 से 0 कट गए, ये कितना हो गया बताइए। उल्टा नहीं हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ा गया है। रिजल्टेंट एक मिनट रुको यार, वेट 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 रिजल्टेंट यानी कि जो असलियत में रिजल्ट आना था, असलियत में रिजल्ट तो 200 आना था ना। असलियत में रिजल्ट क्या आना था आप ही बताओ, क्या आना था। असलियत में जो रिजल्टेंट आना था वो तो 50 आना था, लेकिन रिजल्टेंट क्या आया 200। तो वो यही पूछ रहा है कि भैया, तो वो सीधी सी बात कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है यानी ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है, हमने उल्टा ले लिया कि ये जो रिजल्ट आया है 200 ये कितना परसेंट है करेक्ट वैल्यू का। करेक्ट वैल्यू 50 आनी थी, ठीक है। तो ये 50 दूनी 100 और 200 गुणा 2 कितना हो गया बोलिए 400%, यानी 400% होगा इसका। खत्म कहानी डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम प्रहार है अपना। देखिए क्या कह रहा है, अ प्रिंसिपल अमाउंट, क्या कह रहा है, अ प्रिंसिपल अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3/10 ऑफ इटसेल्फ। कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट है जो अर्न कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, 3/10 खुद का, 3/10 खुद का यानी प्रिंसिपल का। तो यानी यहाँ से एसआई अपॉन प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 3/10 आ गया, यानी एसआई 3 है, प्रिंसिपल क्या है 10 है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए पर एनम क्या होगा। अब देखिए एसआई 3 है, प्रिंसिपल 10 है, कुछ भी नहीं बचा। एसआई 3, एसआई बराबर प्रिंसिपल यानी 10, रेट बताना है, समय कितना है 8 साल क्वेश्चन ने कहा है, अपॉन में 100। ये कट गया बेटा, इधर क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया 3 गुणा 10 यानी 30 बटे में 8, ये क्या आ गया रेट आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया 15, और ये कितना हो गया 4 बराबर रेट। अब आप ही बता दीजिए कितना आ जाएगा। 15 को 4 से डिवाइड कर लो, 15 को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 5 में 2 गए कितना हो गया 3, 4 7 जा 28, 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हो गया 4 5 20, यानी 3.75%, यानी कि जो रेट आया मार्ट साहब वो कितना आ गया 3.75% आ गया। खत्म कहानी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि हमारा जो है अगर आप 9th-10th की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है समय पर, तो आप हमारे वेदा क्लास 9-10 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ के फीचर्स क्या है कि भैया डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वन शॉट रिवीजन होते हैं और कंप्लीट सिलेबस कवरेज यहाँ कराया जाता है, ठीक है। और आप हमारे साथ जेएनवी के अभी तो जुड़े हुए हैं और आगे भी आप हमारे साथ जेएनवी में जुड़ सकते हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे वेद एकेडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आशा करता हूँ सभी लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अच्छे से दिवाली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशी का त्योहार है, घर परिवार के साथ बैठिए, अच्छे से दिवाली मनाइए, पटाखों से थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसी हरकतें ना करिए कि किसी को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी ध्यान में रखें, सुरक्षित रहें, ठीक है। ओके, तो चलिए सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। पापा गैंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।